अध्याय 321 रेजिटल ड्रेक के विरुद्ध युद्ध बाय टिंगटिंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसे रेजिटल ड्रेक की घिनौनी पेट की दीवार देखने की उम्मीद थी, लेकिन उसे सूरज की रोशनी, नीला आकाश और आग से जलते बादल दिखाई दिए। इसी बीच झाओ मानटिंग और मुनुजियाओ उस व्यक्ति को घूर रही थी जिसके बाल लगभग उसके पैरों तक पहुंच चुके थे। वह निश्चित रूप से मो फैन था, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वही मो फैन है जिसे वे जानती थीं। उसके चेहरे पर भेड़िए की प्रजाति के लक्षण दिखाई दे रहे थे, जबकि उसके पूरे शरीर पर वंशानुगत निशान थे, मानो कोई अभिशाप हो। उसके हाथ नुकीले पंजों में बदल गए थे, जो इस समय जाल को आसानी से पकड़े हुए थे। उसकी कूदने की क्षमता चौंकाने वाली थी। इमारतों के बीच 100 मीटर से अधिक की दूरी होने के बावजूद ऐसा लगता था मानो वह हवा में उड़ रहा हो। किसी भी आम इंसान की हड्डियां इस तरह कूदने से टूट जाती, लेकिन वह बिल्कुल ठीक था। मो फैन इमारतों की छतों के बीच कूदता हुआ नीचे जमीन की ओर बढ़ता रहा। उसने जाल को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखा था। अगर उसे इस बात की चिंता न होती कि चारों छात्र जमीन पर गिरने के झटके को सहन नहीं कर पाएंगे, तो वह 300 मीटर की अपनी मौजूदा ऊंचाई से भी आसानी से गिर जाता। यहां तक कि मो फैन भी अपनी वर्तमान स्थिति का वर्णन नहीं कर सका। ये कुछ वैसी ही शक्ति का विस्फोट था जो ब्लड ताबी को सक्रिय करने के बाद उसके पैरों को प्राप्त हुआ था, लेकिन वह अपने शरीर के हर अंग में उससे भी कहीं अधिक तीव्र शक्ति का प्रवाह महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो शक्ति उसके शरीर में संचार कर रही हो और ब्लड ताबी की शक्ति की तरह आसानी से नष्ट न हो। उसकी ताकत का स्तर असाधारण था। यह एक सामान्य इंसान के शरीर से बिल्कुल अलग था। अगर उसका मानवीय रूप बरकरार न होता, तो वह यह मान लेता कि वह किसी असाधारण वंश के दानव में परिवर्तित हो गया है। मो फैन को महसूस हो रहा था कि वह बहुत जल्दबाजी में काम कर रहा है। वो अब भी सोच सकता था, लेकिन उसे घृणा महसूस हो रही थी और वह इसे व्यर्थ प्रयास मान रहा था। उसके भीतर व्याप्त क्रूरता, हत्या की लालसा और क्रोध दानव तत्व के कारण कई गुना बढ़ गए थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो मुक्कों से वह कुछ भी हल नहीं कर सकता। जब तक वो उन सबको मार नहीं डालता, तब तक उसे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। अब मो फैन को ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह एक ऐसा दानव हो जिसे बहुत लंबे समय तक कैद में रखा गया हो और आखिरकार उसे आज़ादी मिल गई हो। उसके मन में सबसे पहला विचार यही आया कि वो पूरी दुनिया में अराजकता और विनाश फैला दे। हत्या और विनाश ही ऐसे अनुष्ठान थे जिन्हें शरीर से जोड़ा जा सकता था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने उन 4 इंसानों को क्यों बचाया। उसके दिमाग में बस एक ही बात बार बार घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूपांतर के दौरान उसके दिमाग में एक सहज प्रवृत्ति बैठ गई हो। वो कभी किसी को उन्हें छूने नहीं देगा, एक बाल भी नहीं। घोंसले से एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ निकली, जिसकी गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। सड़कों पर मौजूद विशाल छिपकलियां अपने नेता के क्रोध से भलीभांति परिचित थीं। वे कांप रही थीं और अपने सिर नीचे करके अपने नेता के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थीं। एक विशालकाय जानवर कटे हुए घोंसले के ऊपर से झांक रहा था। ये रेजिटल ड्रेक था। उसकी गर्दन का एक हिस्सा धंस गया था, जो स्पष्ट रूप से उसके गुस्से का कारण था। इसके अलावा उसका पसंदीदा घोंसला भी नष्ट हो गया था। रेजिटल ड्रेक ने राक्षसी रूप धारण किए हुए मो फैन की ओर देखा और भी जोरदार दहाड़ लगाई। यहां तक कि इमारतें भी बुरी तरह हिलने लगीं। अंततः विशालकाय दानव टीले की ऊंचाई से नीचे उतर आया। उसकी विशाल छाया चारों ओर फैल गई और उसका विशालकाय शरीर ऊंची इमारतों से टकराया और उन्हें लेगो ब्लॉकों की तरह गिरा दिया। राक्षसी रूप धारण कर चुके मो फैन ने भी भयंकर दहाड़ के साथ जवाब दिया। मुनुजियाओ, झाओ मानटिंग और बाई टिंगटिंग ने चीख की पीड़ा से बचने के लिए तुरंत अपने कान ढक लिए। हत्या करना भी उसकी फितरत थी। राक्षसी रूप धारण कर चुके मो फैन ने एक पल के लिए भी सोचने का इरादा नहीं दिखाया। वह केवल अपनी प्रवृत्ति का पालन करना चाहता था, अपने सामने खड़े उस विशाल मोटे छिपकली के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। एक भयानक सरसराहट के साथ मो फैन की आकृति हवा में गायब हो गई और रेजिटल ड्रेक के नीचे छाया में एक भेड़िए के आकार की आकृति दिखाई दी। भेड़िए की छाया धीरे धीरे प्रकट हुई और अंत में भेड़िए की आत्मा के रूप में सामने आए। वुल्फ सोल के नीचे एक आदमी खड़ा था, जो कोई और नहीं बल्कि दानव रूप धारण कर चुका मो फैन था। उसका चेहरा क्रूर था और उस पर एक भयानक मुस्कान थी। उसे प्राप्त शक्ति उसके शरीर के भीतर गर्जना कर रही थी, उसे उकसा रही थी कि वह अपनी बाहें चौड़ी करके आकाश में एक दहाड़ मारे। उसने अपनी बाहें फैलाई और निडर होकर रेजिटल ड्रेक की आंखों में सीधे देखा। वो जंगली भेड़िए की तरह दहाड़ा। हवा भी कांप उठी। उसके दहाड़ने के साथ ही आत्मा की छाया धीरे धीरे इतनी बड़ी हो गई कि ऐसा लगा मानो आसपास की इमारतें उसमें समा रही हों।
वुल्फ शैडो ने तेजी से छलांग लगाई, गोता लगाते हुए रेजिटल ड्रेक पर झपट्टा मारा और बेरहमी से उसके गले को नोच डाला। रेजिटल ड्रेक क्रोधित हो गया। उसने अपने विशाल पंजों से वुल्फ शैडो पर हमला बोल दिया और दोनों खूंखार जानवर आपस में भिड़ गए। एक अपने आकार के कारण बेहद शक्तिशाली था, जबकि दूसरा एक गुस्सैल सोल शैडो था जो अपने जंगली स्वभाव का प्रदर्शन कर रहा था। रेजिटल ड्रेक थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली निकला। ऐसा लग रहा था जैसे उसने वुल्फ शैडो की कमजोरी का पता लगा लिया हो। उसने हवा का एक तेज झोंका छोड़ा, जो वुल्फ शैडो के अर्धभ्रमित शरीर पर ही इमारतों को उड़ा ले जाने में सक्षम था। वुल्फ शैडो का एक हिस्सा ऐसे बिखर गया मानो हवा उसे तोड़कर रख देगी। उसके पंजों ने रेजिटल ड्रेक के शरीर पर कुछ निशान छोड़े थे, लेकिन वे जानवर की मोटी चमड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे। वापस आओ, राक्षसी रूप धारण किए हुए मोफैन ने वुल्फ शैडो को पुकारा। वुल्फ शैडो तेजी से उसके शरीर में वापस आ गई और पहले की तरह उससे चिपक गई। इससे उसका रूप और भी भयावह हो गया। जैसे ही रेजिटल ड्रेक मोफैन की दिशा में दौड़ा, बिजली की कड़ियां बेचैनी से कांपने लगी। बैंगनी ऊर्जा का धैर्य पहले ही टूट चुका था। आखिरकार यह वही तत्व था जो विनाश का प्रतीक था। राक्षसी रूप धारण किए मोफैन ने एक बार फिर चीख मारी। उसका शरीर खून से लथपथ शापित रेखाओं से ढका हुआ एक इंसान था, लेकिन उसकी परछाई एक काले वेयरवुल्फ की थी। उसके ऊपर बिजली की कड़कें बेतहाशा कड़क रही थीं। उनमें से कुछ मोफैन के नियंत्रण से मुक्त होकर सड़कों तक फैल गईं। विशाल छिपकलियां बिजली के झटके से मरते हुए जोर से दहाड़ रही थीं। मोफैन ने अपने हाथों को पंजों की तरह मोड़ लिया। वह हवा में उछला और पंजे से आगे की ओर प्रहार किया, जिसके बाद उसने बिजली की एक तेज लहर चलाई। उस प्रहार से उत्पन्न झटके ने हवा को चीर दिया और सीधे रेजिटल ड्रेक की छाती पर जा टकराया। हालांकि उसके शल्क स्टील जितने मजबूत थे, फिर भी नुकीले पंजे उसकी मोटी सुरक्षात्मक परत को भेदने में कामयाब रहे। पंजों के निशानों के साथ साथ रेजिटल ड्रेक के मांस से खून की धारा बहने लगी। इसी बीच वार के बाद उत्पन्न बिजली की चिंगारियां घाव में घुस गईं और सीधे रेजिटल ड्रेक के मांस में समा गईं। रेजिटल ड्रेक का स्वभाव भी बेहद हिंसक था। उसने अपने अंदर घुस रही बिजली को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और अपने विशाल नुकीले दांतों से राक्षसी रूप धारण किए हुए मोफैन को काट लिया। रेजिटल ड्रेक का काटना केवल उसके मुंह की चौड़ाई जितना ही नहीं था। जैसे ही उसने अपना मुंह चौड़ा खोला, उसने एक गहरा काला शून्य भी उत्पन्न कर दिया, जो 100 मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज को, जिसमें सड़कें, इमारतें और धीमी प्रतिक्रिया देने वाली विशाल छिपकलियां भी शामिल थीं, अपने अंदर खींच लेता था। राक्षसी रूप धारण किया हुआ मोफैन रेजिटल ड्रेक के नुकीले दांतों से घिरा हुआ काले शून्य के ठीक बीच में था। पता चला कि वह काला खालीपन वास्तव में रेजिटल ड्रेक की ग्रासनली से जुड़ा हुआ था। वो पूरे इलाके को निगलने की योजना बना रहा था। मोफैन ने शून्य के खिंचाव बल से बचने की कोशिश में तेजी से हवा में छलांग लगाई। हालांकि शून्य ने एक बवंडर उत्पन्न कर दिया था, जो शून्य की पहुंच से बाहर की वस्तुओं को भी रेजिटल ड्रेक के गले में खींच लाने के लिए काफी शक्तिशाली था। तो तुम्हें निगलना पसंद है, इसे निगल कर देखो, मोफैन ने ताना मारा। अपनी बाहों को ऊपर उठाते ही उसके सिर के ठीक ऊपर एक विशाल आग का गोला प्रकट हुआ। आग का गोला शुरू में तो फायर बर्स्ट के आकार का था, लेकिन जैसे ही मोफैन का शरीर लपटों में घिर गया, वो बेतहाशा फैलने लगा। आग का गोला लगातार बड़ा होता जा रहा था। उसका आकार इतना बड़ा हो गया था कि आधी सड़क उसमें समा गई। ऐसा लग रहा था मानो मोफैन अपने ठीक ऊपर एक जलता हुआ क्षुद्रग्रह पकड़े खड़ा हो। जैसे ही उसने विशाल अग्निगोले को काले आकाश में फेंका, उसकी मांसपेशियां तन गईं। चूंकि यह रेजिटल ड्रेक के गले तक जाता था, इसलिए उसे इसे और रेजिटल ड्रेक के पेट को उड़ा देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आग का गोला शून्य में जा गिरा। हालांकि शून्य की शक्ति आसपास की इमारतों को चकनाचूर करने के लिए काफी मजबूत थी, लेकिन प्रचंड जलने की शक्ति के सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं था। रेजिटल ड्रेक को एहसास हुआ कि निगलना जारी रखना मूर्खता थी। उसने प्रभाव को रोकने की कोशिश की, लेकिन आग का गोला शून्य में विलीन होने से पहले वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। एक धीमी सी आवाज हुई और विशालकाय रेजिटल ड्रेक का पेट तेजी से फूल गया, जो अंदर हुए आग के गोले के विस्फोट को प्रतिबिंबित कर रहा था। रेजिटल ड्रेक असहनीय दर्द में था। उसने तुरंत अपना मुंह चौड़ा खोल दिया ताकि उसके अंदर की गर्मी बाहर निकल सके। सौभाग्य से इसका गला और पेट की दीवारें इसकी त्वचा से भी अधिक मजबूत थीं। अन्यथा किसी भी अन्य कमांडर स्तर के दानव जानवर का पेट विस्फोट से उड़ जाता। रेजिटल ड्रेक के शरीर से लपटें निकलती दिखाई दे रही थीं। वह अपने अंदरूनी हिस्से में जलन महसूस करते हुए बेतहाशा पास की इमारतों से टकरा रहा था।
इतने कम समय में अपने अंदर की सारी लपटों को बाहर निकालना उसके लिए नामुमकिन था। अपने नेता को इतनी दयनीय हालत में देखकर विशालकाय छिपकलियां और अत्याचारी छिपकलियां चीख उठी। वे निर्भीक होकर राक्षसी रूप धारण किए मो फैन की ओर दौड़ पड़ी। विशाल छिपकलियों का झुंड अपने कमांडर की रक्षा करने की कोशिश में अंतहीन लहर की तरह अपनी गर्दनें आगे बढ़ाता रहा। हालांकि दानव तत्व को अपने वश में रखने वाले मो फैन के लिए उनसे डरने का कोई तरीका नहीं था। वास्तव में उसके मन में तो जान से मारने की तीव्र इच्छा थी। अपने हाथों को अभी भी पंजों की तरह मोड़े हुए मो फैन सड़क पर खड़ा था और अपनी ओर उमड़ते हुए विशाल छिपकलियों के झुंड को घूर रहा था। बिल्कुल बकवास। उसने जोरदार चीर फाड़ करते हुए हवा को चीर दिया। उसके शरीर से चिपकी भेड़िया परछाई ने भी वही क्रिया दोहराई। पंजे के वार की परछाई 1 सेकंड से भी कम समय में आधी सड़क पार कर गई। परछाई 2 किलोमीटर लंबी सड़क पर बिल्कुल बीचों बीच से गुजरी। उस कतार में मौजूद हर विशाल छिपकली को 2 हिस्सों में फाड़ दिया गया। सड़क पर अज्ञात गहराई की एक लंबी दरार पड़ गई थी, जबकि दोनों ओर आधे कटे हुए विशाल छिपकलियों के अनगिनत शव पड़े थे। कुछ सेकंड की देरी के बाद ही खून बहना शुरू हुआ। ये बताना मुश्किल था कि उस पंजे के वार से कितनी विशाल छिपकलियां मरी थीं, लेकिन अंततः उनके खून ने उस दरार को एक नदी में बदल दिया। जैसे ही मो फैन ने अपना हाथ पीछे खींचा, सोल शैडो ने भी वैसा ही किया। उसने अपनी निगाहें एक खास टायरेंट अर्थ लिजार्ड पर टिका दी, जो बाकी टायरेंट लिजार्ड से काफी बड़ी थी। अत्याचारी धरती छिपकली अपने आसपास के वातावरण में खुद को छिपाने में सक्षम थी। वो कोने में छिपी हुई थी, हमला करने और उसे जिंदा खा जाने के सही समय का इंतजार कर रही थी। दुर्भाग्यवश जैसे ही उसने हरकत की, मो फैन ने पहले ही उसके अस्तित्व को भांप लिया था। क्या अत्याचारी छिपकली विकास के करीब है? वो कौन सा राक्षस था जिसे योद्धा स्तर के राक्षसों में सबसे शक्तिशाली माना जाता था? क्या इससे कोई फर्क पड़ा? राक्षस रूप धारण किए मो फैन ने फुर्ती से खुद को एक तरफ कर लिया जब राक्षसी जानवर के बदबूदार दांत उसके चेहरे के पास से गुजरे। इससे पहले कि वो जानवर समय रहते मुड़ पाता, वो उसकी पूंछ तक पहुंच गया। मो फैन का हाथ अभी भी एक इंसान के हाथ के आकार का ही था, लेकिन सोल शैडो का हाथ बहुत बड़ा था। मुट्ठी भींचकर सोल शैडो ने एडवांस टायरेंट लिजार्ड की लंबी पूंछ को पकड़ लिया। अत्याचारी छिपकली, जो इतनी बड़ी थी कि आसानी से एक इमारत को टुकड़े टुकड़े कर सकती थी, हवा में उठा ली गई। उसे बेतरतीब ढंग से 60 मीटर की ऊंचाई तक उछाल दिया गया, मानो कोई खिलौना इधर उधर फेंका जा रहा हो। अत्याचारी छिपकली ने अपना संतुलन वापस पाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन जैसे ही वो सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंची, ऊपर से एक मोटी बैंगनी काली बिजली उसके सिर पर गिरी। निर्मम बिजली की वो चमक उसकी खोपड़ी को इतनी सहजता से भेद गई मानो उसके रास्ते में कुछ भी ना हो। उन्नत स्तर के अत्याचारी छिपकली का शरीर हवा में ही अकड़ गया। जमीन पर गिरने से पहले ही वह मर चुका था। तुरंत तत्काल मृत्यु। पास ही में झाओ मांटिंग इतना हैरान था कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अत्याचारी छिपकली योद्धा स्तर के दानव प्राणियों में काफी शक्तिशाली मानी जाती थी, फिर भी दानव रूप धारण किए हुए मो फैन ने उसे पल भर में मार डाला। सेना सिर्फ एक प्रयोग नहीं कर रही थी, वे एक राक्षस बनाने की कोशिश कर रहे थे। अत्याचारी धरती छिपकली का विशाल शव मो फैन के सामने आ गिरा, लेकिन उसने उसे देखने में एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो उसके शव पर कूद गया और अपनी ओर झुंड बनाकर आ रही विशाल छिपकलियों पर एक नजर डाली। रेजिटेल ड्रेक की चमकती आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। जिनेलिन शहर में ऐसा परेशान करने वाला प्राणी कब से आ गया, जो अपने छोटे आकार के बावजूद अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है? रेजिटेल ड्रेक ने एक दहाड़ मारी, मानो वो अपने सभी विशाल छिपकली साथियों को बुला रहा हो। विशाल छिपकलियों की संख्या अब भी भयावह स्तर पर थी। उन्होंने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। उनकी पीठें सड़क पर मांस के खुरदुरे आवरण का एक विशाल सागर बना रही थी। वे अपने नेता के बुलावे पर यहां एकत्रित हुए थे। राक्षसी जानवरों ने मो फैन को पूरी तरह से घेर लिया था। वे अपनी संख्या का दुरुपयोग करके दुश्मन को थकाने की कोशिश कर रहे थे। मो फैन ने बस मुस्कुरा दिया। उसके गले में लटका हुआ लिटिल लोच पेंडेंट अचानक काम उठा। चिंता मत करो, ये सब तुम्हारे हैं। राक्षसी रूप धारण किए मो फैन ने उत्तेजित लिटिल लोच पेंडेंट को थपथपाते हुए गुर्राया। उसके लहजे से सभी जानवरों का संहार करने की उसकी इच्छा स्पष्ट झलक रही थी। अत्याचारी छिपकलियों के नेतृत्व में विशाल छिपकलियां सभी दिशाओं से एकत्रित हो गईं। इसी बीच उनका सर्वोच्च सेनापति रेजिटेल ड्रेक एक खंडहर हो चुके शॉपिंग मॉल के ऊपर खड़ा था। इमारत का अधिकांश भाग नष्ट हो चुका था और वह मुश्किल से रेजिटेल ड्रेक का भार सहन कर पा रही थी। उसके कुछ हिस्से तो ढहने ही लगे थे।
विशाल छिपकलियों के झुंड और एक तबाह सड़क के पार रेजिटल ड्रेक पर मो फैन की निगाहें उत्तेजना से भरी हुई थी, जो कभी शहर का सबसे जीवंत हिस्सा हुआ करती थी। ये स्पष्ट था कि रेजिटल ड्रेक की चमड़ी मोटी थी, लेकिन विशाल आग के गोले को निगलने के बाद भी वह काफी फुर्तीला था। क्या उसका पेट लोहे का बना था? इसीलिए तो वह इतना साहसी था कि सब कुछ निगल गया। लेकिन फिर भी समय खरीदने के लिए अपनी विशाल छिपकलियों की सेना का इस्तेमाल करने की कोशिश करना काफी भोलापन था। लुप्त होते भेड़िए की छाया, जैसे ही उसने अपनी बाहें फैलाईं, उसके पीछे मौजूद सोल शैडो विकृत होने लगी और कई शैडो वुल्फ उस विशाल छाया से बाहर कूद पड़े। हाथ के इशारे से भेड़िए लंबी सड़क पार कर गए। भेड़िए अपने फड़फड़ाते पंजों से एक दूसरे के सामने आ गए। आत्मा की छाया की शक्ति तेज हथियारों में परिवर्तित हो गई, जो विशाल छिपकलियों को आसानी से भेदने में सक्षम थी। राक्षसी जीवों को सिर से पूंछ तक दो हिस्सों में काट दिया गया था। कुछ की गर्दन पर साफ घाव थे, कुछ के पेट चीर दिए गए थे, जबकि अन्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। मो फैन द्वारा बुलाए गए छाया भेड़िए भूखे पिशाचों की तरह थे। उनके पीछे खून की फुहारें बह रही थीं, और धीमी गति से चलने वाली विशाल छिपकलियों को प्रतिक्रिया करने से पहले ही काट डाला गया था। एक विशाल रक्तरंजित धुंध ने सड़क को घेर लिया, कटे हुए अंग हवा में बिखर गए। आगे देखने पर किसी भी विशालकाय छिपकली का साबुत दिखना लगभग नामुमकिन था। छाया भेड़िए अंग काटने में माहिर थे। हर दानव जानवर, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो, मांस के टुकड़ों में बदल गया था। सेवक श्रेणी की विशाल छिपकलियों के पास बचने का कोई मौका नहीं था। वे केवल अपनी संख्या का इस्तेमाल करते हुए एक लंबी मांसल ढाल बनाकर एक दूसरे के ऊपर चढ़कर हमला कर सकती थी। उनके जीवित रहने की संभावना पूरी तरह इस बात पर निर्भर थी कि छाया भेड़िए उनके पास से गुजरे या नहीं। मो फैन को वह एहसास अच्छी तरह याद था जब उसने पहली बार उन दानव जानवरों की क्रूरता और बर्बरता देखी थी। उसने खुद को उनके सामने बेहद छोटा महसूस किया था, और अब स्थिति उलट गई थी। अत्याचारी छिपकलियों के आदेशों का पालन करते हुए वे दानव जानवर तुच्छ और हीन बन गए थे। विशाल छिपकलियों का पूरा झुंड अपने नेता को एक माहिर योद्धा के हमले से बचाने के लिए बलिदान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। रेजिटल ड्रेक अपने साथियों के लिए जरा भी दया या स्नेह नहीं रखता था। दरअसल किसी दानव राक्षस का कमांडर स्तर तक पहुंचना उसी प्रजाति के अनगिनत दानव राक्षसों की मृत्यु के बाद ही संभव हो पाता था। अगर पूरा झुंड भी यहीं मर जाए तो भी रेजिटल ड्रेक के जीवित रहने तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विशालकाय छिपकलियां राक्षसी रूप धारण किए मो फान की ओर रेंगती रहीं। मो फान को स्वयं हमला करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसकी पीठ पर मंडराती भेड़िया छाया ही विशालकाय छिपकलियों के लिए काफी भयानक थी। हर बार जब छाया भेड़ियों के नुकीले पंजे हवा में वार करते, तो खून और मांस का एक बड़ा टुकड़ा छिटक जाता, जबकि उनकी आत्मा के अवशेष मो फान के गले में लटके हुए पेंडेंट द्वारा सोख लिए जाते। आज लिटिल लोच पेंडेंट के लिए यकीनन सबसे रोमांचक दिन था। यह मो फैन की गर्दन पर ऐसे कांप रहा था जैसे कोई बच्चा खुशी से चिल्ला रहा हो। ये लगातार आत्मा के अवशेषों को अवशोषित करता रहता था, मानो इसे कभी संतुष्टि न मिले। इतना ही नहीं, जितना अधिक ये खाता था, इसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती थी। नन्ही लोच की लटकन किसी को भी मना नहीं करती थी, चाहे वो सेवक श्रेणी के दानव प्राणियों के आत्मा अवशेष हो, कभी कभार मृत शरीरों में प्रकट होने वाला आत्मा सार हो, या अत्याचारी छिपकलियों के आत्मा अवशेष हो, वो सभी को सहर्ष स्वीकार करती थी। लटकन के भीतर बहने वाली नदी चमकते हरे बिंदुओं से भरी हुई थी। हालांकि लिटिल लोच पेंडेंट को रेजिटल ड्रेक की आत्मा में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। लिटिल लोच पेंडेंट ने इससे पहले कभी कमांडर स्तर के दानव जानवर की आत्मा का स्वाद नहीं चखा था। इतनी उच्च श्रेणी की आत्मा इसके स्तर को बढ़ाने में बहुत उपयोगी साबित होगी। उनमें से कई हमारी ओर आ रहे हैं, झाओ मांटिंग ने घबराकर चिल्लाया। वो अकेले इतने सारे विशाल छिपकलियों का सामना नहीं कर सकता था। फिलहाल उन चारों में से केवल झाओ मांटिंग ही जादू का इस्तेमाल कर सकता था। झाओ मांटिंग की चीख ने तुरंत मो फैन का ध्यान आकर्षित किया। वो अचंभित होकर पीछे मुड़ा। वो आगे दौड़ा और झाओ मांटिंग से लगभग 100 मीटर दूर छलांग लगाई और समूह के ठीक पीछे उतरा। उसके पैरों पर बनी भेड़िया रक्त रेखाएं तेजी से चमकने लगी, मानो उन पर किसी श्राप के चिन्ह अभी अभी उकेरे गए हों। वे स्पंदित भी होने लगी। रक्त से सने निशानों की चमक एक जानलेवा झिलमिलाहट में बदल गई, क्योंकि मो फैन के पैरों में अत्यधिक काली ऊर्जा जमा होने लगी। मो फैन ने एक लात के साथ लाल रंग की चमक बिखेरी, जो अर्धचंद्राकार रूप में आगे बढ़ी। यह विशाल वार जमीन के समानांतर रहते हुए बेहद तेज गति से आगे बढ़ा। भाई, तुम इमारत पर लात क्यों मार रहे हो? झाओ मांटिंग अवाक रह गया। मो फैन का हमला काफी चौंकाने वाला था।
लेकिन समस्या ये थी कि वह सड़क के किनारे वाली इमारत पर निशाना साध रहा था। हालांकि झाओ मांटिंग की बड़बड़ाहट के बीच में ही मो फैन ने दूसरी दिशा में लात मारी और सड़क के दूसरी ओर एक और इमारत पर लाल रंग का अर्धचंद्राकार गोला दागा। 30 मीटर लंबे दो अर्धचंद्राकार निशान दोनों इमारतों की नींवों पर फैले हुए थे और अपने रास्ते में सीमेंट की दीवारों और सहायक स्तंभों को काटते हुए आगे बढ़ रहे थे। आधार के सहारे के बिना दोनों इमारतें धीरे धीरे सड़क की ओर ढह गईं। गिरने के दौरान वे आपस में टकरा भी गईं और जमीन पर गिरने से पहले ही चकनाचूर हो गईं। इमारतों का मलबा बेतहाशा सड़क पर गिर पड़ा, जिससे धूल उड़ने लगी। मलबा जमा होकर विशाल छिपकलियों का रास्ता रोक दिया। इसने समूह के सामने स्टील और सीमेंट की एक दीवार बना दी, जिससे विशाल छिपकलियां झाओ मांटिंग और अन्य लोगों तक नहीं पहुंच पाईं। दीवार ने समूह के चारों ओर एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया था। हालांकि झाओ मांटिंग को ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाई कि मो फैन ने अपने हिंसक तरीके में थोड़ी अति कर दी थी। लगता है रेजिटल ड्रेक जा रहा है। झाओ मांटिंग ने अचानक उस विशालकाय जानवर की ओर इशारा किया, जो अपने पंख फड़फड़ा रहा था। मो फैन ने अपनी निगाहें फिर से रेजिटल ड्रेक पर टिका दी, जो अपने पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में ऊपर उठ रहा था। मो फैन के शरीर से एक तीव्र ऊर्जा निकली। उसका इरादा उस मांस के टुकड़े को छोड़ने का बिल्कुल नहीं था। वो पलक झपकते ही गायब हो गया। झाओ मांटिंग ने दूर देखा तो उसे राक्षसी रूप धारण किए मो फैन इमारतों के बीच लगातार कूदता हुआ रेजिटल ड्रेक का पीछा करते हुए दिखाई दिया। तुम आखिर इसके पीछे क्यों पड़े हो? झाओ मांटिंग टूटने की कगार पर थी। क्या उसे वाकई इतना हिंसक होने की जरूरत थी, एक कमांडर स्तर के दानव जानवर का पीछा करते हुए? हम इस घटिया जगह को जितनी जल्दी हो सके क्यों नहीं छोड़ सकते? जब मो फैन को पता चला कि रेजिटल ड्रेक उड़कर जा रहा है, तो वह बेहद क्रोधित हो गया। उसे अपने अंदर छिपी क्रूरता को बाहर निकालने का कोई न कोई तरीका ढूंढना ही था। वो बेतहाशा रफ्तार से दौड़ रहा था। वो सबसे ऊंची इमारत पर भी जमीन पर दौड़ने की तरह ही अपने हाथों को पंजों की तरह इस्तेमाल कर सकता था। उस क्षण वो किसी दानव प्राणी से कम नहीं था। जैसे ही वो इमारत की चोटी पर पहुंचा, मो फैन को आखिरकार रेजिटल ड्रेक की एक झलक मिली, जो पहले ही लगभग 70 मीटर ऊपर आकाश में उड़ चुका था। वो इमारत पर थोड़ा झुक गया, ठीक उसी मुद्रा में जैसे उसने पहले किया था। शक्ति के विस्फोट ने उसे 100 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर आकाश में उछाल दिया। उसकी कूदने की क्षमता स्विफ्ट स्टार वुल्फ से भी कहीं अधिक अद्भुत थी, क्योंकि ब्लड सर्रा ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ की वंश परंपरा को कई गुना मजबूत कर दिया था। वुल्फ शेडो से घिरे मो फैन ने आसमान में छलांग लगाए। वो सीधे रेजिटल ड्रेक की ओर बढ़ रहा था। रेजिटल ड्रेक ने अपने पंख बेतहाशा फड़फड़ाए, मानो उसने अभी अभी कोई भूत देख लिया हो। सामान्य तौर पर रेजिटल ड्रेक कभी भी किसी को अपने क्षेत्र में घुसपैठ करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन जैसे ही उसे घुसपैठिए की असाधारण ताकत का एहसास हुआ, उसने ये तय कर लिया कि वह उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल किए बिना उससे दोबारा नहीं लड़ेगा। उसे आश्चर्य हुआ कि वो आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। वो अभी भी उसका पीछा कर रहा था, जबकि उसने अपने क्षेत्र से पीछे हटने की पहल कर ली थी। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? रेजिटल ड्रेक गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तेजी से अपने आसपास की हवा को अपने पेट में खींच लिया। रेजिटल ड्रेक का शरीर फूल गया। दूर से देखने पर वह पंखों वाले एक विशाल गुब्बारे जैसा लग रहा था। गरजना, रेजिटल ड्रेक ने तेजी से पास आ रहे मो फैन पर अपने पेट की सारी हवा छोड़ दी। आसमान में एक भयानक बवंडर उठ खड़ा हुआ। बवंडर का अगला हिस्सा सीधे उस बदनाम मो फैन की ओर बढ़ा, जो अभी भी रॉकेट की तरह ऊपर उठ रहा था। मो फैन हवा में अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाया। परिणामस्वरूप रेजिटल ड्रेक की सांस उस पर जोर से पड़ी और उसे बवंडर के अंदर फंसा लिया। जैसे ही बवंडर आसमान से नीचे आया, मो फैन, जिसका संतुलन बिगड़ गया था, जंगली घास से भरे एक सुनसान आवासीय क्षेत्र की ओर बेतहाशा उछलकर चला गया। टक्कर से पूरा इलाका चकनाचूर हो गया। धूल का एक विशाल बादल हवा में छा गया। मो फैन, जो बवंडर के ठीक बीच में था, टक्कर से बने गड्ढे में बुरी तरह जा गिरा। उसका शरीर घावों से भरा हुआ था, मानो उसे कोड़े मारे गए हों। घाव ज्यादा गहरे नहीं थे, बस त्वचा पर मामूली खरोंचें थीं। बवंडर अभी भी रिहायशी इलाके के ऊपर मंडरा रहा था। मो फैन ऐसे खड़ा हुआ जैसे उसे जरा भी चोट न आए हो। उसकी असाधारण आंखें धूल की मोटी परत के बीच से आसमान में उड़ते हुए रेजिटल ड्रेक को टकटकी लगाए देख रही थी। उसी समय रेजिटल ड्रेक आकाश में नीचे उसकी ओर देख रहा था। जब उसे पता चला कि उसे केवल मामूली खरोंच आई है, तो उसने अपनी नाक से गुस्से में एक गहरी सांस छोड़ी। ये राक्षस कहां से आया? वो इंसानों जितना छोटा था,
लेकिन उसके शरीर में मौजूद खून और हड्डियां किसी कमांडर स्तर के दानव जानवर से मेल खाती थीं। मैं ऐसे राक्षस से लड़ने की जहमत क्यों उठाऊंगा? रेजिटेल ड्रेक ने अपना सिर उठाया और सड़कों पर मौजूद विशाल छिपकलियों को चुनौती देते हुए एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और बिना पीछे मुड़े डोंगटिंग झील की दिशा में उड़ गया। रेजिटेल ड्रेक ने पहले ही अपना इलाका बदलने की योजना बना ली थी। अब समय आ गया था कि वह अपने साथियों को उनके असली घोंसले में वापस ले आए। उस आदेश का पालन करते हुए विशाल छिपकलियां ज्वार की तरह पीछे हट गईं। पहले शोरगुल से भरी सड़कें पल भर में शांत हो गईं। उनकी पूंछें और खुरदरी पीठें दूर क्षितिज में गायब हो गईं, क्योंकि वे अपने कमांडर रेजिटेल ड्रेक के पीछे पीछे चल पड़ी। जिनेलिन शहर में मांस का एक कालीन एक खास दिशा में फैल गया। विशाल छिपकलियों में संपत्ति की रक्षा करने की कोई प्रवृत्ति नहीं थी। वे वीरान शहर की सड़कों को रौंदती हुई आगे बढ़ीं और अपने रास्ते में आने वाली खंडहर इमारतों को ध्वस्त कर दिया। यह एक अद्भुत दृश्य था। ये सच था कि शैतान बन चुके मोफान ने विशाल छिपकलियों को सब्जियों की तरह काट डाला, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। उन्हें पूरी तरह से खत्म करने में उसे एक दिन और एक रात से भी अधिक समय लग जाता। इसके अलावा ये तो कमांडर स्तर के रेजिटेल ड्रेक के नेतृत्व में एक छोटा सा झुंड ही था। डोंगटिंग झील पर मौजूद विशाल छिपकली झुंड का भयावह आकार कल्पना से परे था। शहर का एक और इलाका भी अत्यधिक विनाशकारी उन्नत जादू के प्रयोग के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया और उसकी पहचान करना असंभव हो गया। यह वो स्थान था जहां जान कोंग और शैतान लू नियान के बीच युद्ध चल रहा था। अब तक दोनों में से कोई भी युद्ध में बढ़त हासिल नहीं कर पाया था। लू नियान जान कोंग से अधिक शक्तिशाली हो सकता था, लेकिन जान कोंग अपनी वायु शक्ति के कारण अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था। वो लू नियान के शक्तिशाली हमलों से बचना जानता था। दोनों ने हवा में और जमीन पर लड़ाई लड़ी थी। उनके द्वारा किए गए मंत्रों के प्रभाव से 100 से अधिक राक्षसी जीव मारे गए थे। वे दोनों शहर के केंद्र में घट रही स्थिति पर नजर रख रहे थे, लेकिन एक योग्य प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ लड़ाई में वे अपना ध्यान भटकने नहीं दे सकते थे। तुम अब भी बेहद कमजोर हो। अगर बस इतना ही है तुम्हारे पास, तो तुम्हें मर जाना चाहिए और उसके साथ नरक में चले जाना चाहिए। वो तुम्हें वहां बहुत याद कर रही होगी, लू नियान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उसी समय उसने अपनी कलाई पर लगे सैन्य ब्रेसर को घुमाया। कवच से एक भूरे रंग की जादुई चमक निकलने लगी, जो तेजी से लू नियान के शरीर को घेरने लगी। इसे पेट्रीफाइंग ब्रेसर कहते हैं। यह मेरी पेट्रीफाइंग आइस की शक्ति को काफी बढ़ा सकता है। तुम्हारा रक्षात्मक उपकरण अब बेकार है, और तुम्हारे विंड विंग्स की सुरक्षा भी मेरे हमले को बेअसर करने के लिए काफी नहीं होगी। जान कोंग, क्या तुम्हें वो पेट्रीफाइंग अंतिम संस्कार पसंद आया जो मैंने खास तुम्हारे लिए करवाया है? लू नियान खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक भयानक उपकरण। इस तरह का उपकरण मिलना बेहद दुर्लभ था। इसे विशेष रूप से कुछ खास तरह के जादू के लिए बनाया गया था। लू नियान ने इसे हासिल करने के लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। शुरू में तो उसने सोचा था कि वह इसका इस्तेमाल सिर्फ युद्ध में करेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका पहला परीक्षक उसका पुराना साथी जान कोंग होगा। क्या गजब का संयोग है! जान कोंग ने भौहें चढ़ाते हुए तेजी से पीछे हट गया। लू नियान की बाह पर लगा उपकरण एक चौंकाने वाली ऊर्जा छोड़ रहा था। यह निश्चित रूप से कोई साधारण ऊर्जा नहीं थी। ये संभवतः शहर के 1/4 हिस्से को पत्थर में बदल सकती थी। उसे इससे कुछ दूरी बनाए रखनी चाहिए। तुम भाग रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास इसके लिए पर्याप्त समय है? लू नियान अपनी ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था। ऐसा लग सकता था कि वह काफी देर तक अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता रहेगा, लेकिन जान कोंग के लिए समय रहते उसकी पहुंच से बाहर निकलना नामुमकिन था। उसे जान कोंग को जान बचाकर भागते देखना अच्छा लग रहा था, मानो चील और खरगोश के बीच शिकार चल रहा हो। खरगोश को लगता कि वह समय रहते अपने बिल तक पहुंच जाएगा, लेकिन चील ने अपनी गति और बिल से दूरी का पहले ही अनुमान लगा लिया था। आसमान से नीचे झपट्टा मारते ही उसने शिकार का नतीजा तय कर लिया था। हम अभी से हार मान ली। लू नियान के शरीर से भयानक ऊर्जा निकली। आसपास के कोई भी पौधे इस भाग्य से बच नहीं पाए और उन पर भूरे सफेद रंग की एक परत छत गई। बस एक हल्के स्पर्श से ही वे चूर चूर हो जाते। लू नियान को अचानक एहसास हुआ कि जान कोंग उड़ना बंद कर चुका है। वो बस वहीं जटिल भावों के साथ खड़ा था, मानो उसने अभी अभी कुछ अविश्वसनीय देखा हो। तुम्हें अपने पीछे देखना चाहिए, जान कोंग ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि यह बच्चों का खेल है? लू नियान ने गुस्से से कहा। खैर, मैंने आपको बताने की कोशिश तो की थी। जान कोंग के चेहरे से आश्चर्य धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी निगाहें लू नियान और उस काली परछाई पर टिकी थीं जो बेतहाशा गति से उसकी ओर बढ़ रही थी।
लू नियान को अचानक अपने पीछे किसी चीज का आभास हुआ जब उसने एक ठंडी सांस और एक क्रूर उपस्थिति महसूस की। एक राक्षसी जानवर, यह असंभव है। उसकी पेट्रीफाई शक्ति आसपास की हर चीज को मूर्ति में बदल देगी। कोई भी दानव या जानवर उसके पास नहीं आ पाएगा। झान कोम के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान देखकर लू नियान के पास अंततः अपना सिर घुमाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पलक झपकते ही एक चेहरा हवा की गति से तेजी से उसकी ओर बढ़ा, जिससे वो अवाक रह गया। ये कौन है? चेहरे पर गहरे लाल रंग की धारियां क्यों थीं जिनमें काली ऊर्जा भरी हुई थी? उसकी आंखों की चमक बेहद डरावनी थी। मो फैन। लू नियान अविश्वास से अपने सामने खड़े व्यक्ति को घूर रहा था। ये मैं हूं। मो फैन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी जो उसकी रग रग में छिपी निर्ममता को उजागर कर रही थी। उसकी आवाज पहले से बिल्कुल अलग थी, हालांकि उसके शब्द उसे बेहद परिचित लग रहे थे। मैंने कहा था कि अगली बार जब तुम मुझे देखोगे तो मैं तुम जैसे कमीने को सीधे नरक में भेज दूंगा। मो फैन अपनी राक्षसी अवस्था में ठीक से सोच नहीं पा रहा था। हालांकि राक्षस बनने से पहले उसके मन में जो घृणा थी वह मिटाई नहीं जा सकती थी। उसके दिल का क्रोध आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लिया, और वह रास्ता था इस घिनौने, नीच शैतान सेनापति को आत्मा समेत चूर चूर कर देना। लू नियान अब भी अपने विचारों में डूबा हुआ था। वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि वह व्यक्ति वास्तव में मो फैन ही है या कोई राक्षस। उसने स्वयं कई परीक्षण विषयों को देखा था, और उनमें से कोई भी रूपांतरण के बाद मनुष्य की तरह बोलने में सक्षम नहीं था, क्योंकि वे पूरी तरह से राक्षस बन गए थे। वे अपना मानवीय रूप भी बरकरार नहीं रख पाए थे। दूसरी ओर खून के धब्बों और लंबे सफेद बालों को छोड़कर मो फैन ने अपना सामान्य रूप बनाए रखा था। यदि वो अभी तक पूरी तरह से राक्षस नहीं बना था तो उसके पास इतनी भयानक, घातक आभा क्यों होती? उसके पास इतनी रहस्यमय शक्ति क्यों होती? मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता। क्यों न तुम पहले मुझे प्रणाम करो। मो फैन मुस्कुराया और अपने नुकीले दांत दिखाए। जैसे ही उसने वाक्य समाप्त किया, उसने लू नियान के सिर के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। तुम्हारे लिए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे इतने करीब खड़े होकर भी हिल डुल सकते हो? आह! लू नियान अपना वाक्य पूरा कर पाता उससे पहले ही मो फैन ने उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। लू नियान मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसे खुद का बचाव करने का समय ही नहीं मिला। सिर पर जोरदार प्रहार होने से वो कुत्ते की तरह जमीन पर पटक दिया गया। जमीन पहले कीचड़ से भरी थी, लेकिन लू नियान के पेट्रीफाई पत्थर में बदलने के प्रभाव से वो चट्टान की तरह सख्त हो गई थी। लू नियान अपने प्रतिद्वंदी को मृत मूर्ति में बदलने की योजना बना रहा था, लेकिन अंत में उसने चट्टान की मजबूती का परीक्षण अपने चेहरे से ही कर लिया। चट्टान चूर चूर होकर धूल के ढेर में बदल गई। लू नियान का सिर शुतुरमुर्ग की तरह नीचे जमीन में धंस गया, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ। लू नियान एक उन्नत जादूगर था, इसलिए उसका शरीर एक सामान्य मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। यदि वह किसी सेवक श्रेणी का दानव होता तो उसका सिर तरबूज की तरह फट जाता, जैसे ऊंचाई से गिराया गया तरबूज। दूसरी ओर उसका चेहरा केवल थोड़ा धंसा हुआ था, जिस पर खून के धब्बे लगे थे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। लू नियान के शरीर से अचानक एक सुनहरी चमक निकली और वह एक लचीले कवच में बदल गया जो उसे चारों ओर से लपेटे हुए था। ये कवच काफी उन्नत था, यहाँ तक कि उसके सिर को भी सुरक्षा प्रदान कर रहा था। जैसे ही मो फैन ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा, सुनहरे कवच ने पहले ही उसके चेहरे को ढक लिया था। मो फैन अचानक प्रकट हुए कवच से ज्यादा परेशान नहीं हुआ। उसने लू नियान को ऊपर उठाया और अपने दाहिने हाथ को आग की मुट्ठी में बदल लिया। उल्कापिंड की तरह जलता हुआ मुक्का सीधे लू नियान के चेहरे पर पड़ा। उसने सुनहरे कवच की सुरक्षा की भी परवाह नहीं की। जैसे ही मुक्का लू नियान के चेहरे पर पड़ा, एक भयंकर विस्फोट हुआ। कवच ने आग से होने वाले अधिकांश नुकसान को रोक लिया, जिससे उसकी खोपड़ी तुरंत राख होने से बच गई। हालांकि मुक्के के प्रभाव से उसके सारे दांत टूट गए और नाक भी टूट गई। स्वर्ण कवच हिंसक मुक्के का सामना न कर पाने के कारण चकनाचूर हो गया, जिससे लू नियान का खून से लथपथ विकृत चेहरा सामने आ गया। पत्थर बना दो। लू नियान वाकई एक उन्नत जादूगर था। चोट लगने के बावजूद भी वह एक उन्नत जादू करने में कामयाब रहा। उसके द्वारा पहने गए कवच से बल पाकर उसकी जादुई शक्ति लू नियान की आंखों से उसी दिशा में फूट पड़ी जिस दिशा में वह देख रहा था। एक धूसर सफेद ऊर्जा उस दिशा में तेजी से फैल गई। लू नियान बेहद गुस्से में था। उसके मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि उस बच्चे को पत्थर में बदल दे और एक लात से उसे टुकड़े टुकड़े कर दे। राक्षसी रूप धारण कर चुके मो फैन ने आने वाले खतरे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही वो लू नियान की ओर दौड़ा,
धूसर सफेद पदार्थ ने उसके पैरों को ढक लिया और उसे चट्टान से जकड़ लिया। मो फैन ने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटकी, जिससे तुरंत ही आग का एक स्तंभ फूट पड़ा जिसने उसकी टांगों पर रेंग रही भयानक ऊर्जा को भस्म कर दिया। मो फैन से 100 मीटर के दायरे में धूसर सफेद पदार्थ अभी फैला ही था कि जमीन से उठती लपटों ने उसे चीर डाला। दोनों ताकतें आपस में टकरा गईं और इलाका लगातार जमता और फटता चला गया। ऐसा लग रहा था मानो एक गुलाबी लाल सेना और एक धूसर सफेद सेना आमने सामने हो। कमांडर लू नियान की आंखें चौड़ी हो गईं। ऊर्जा उनकी आंखों से उत्पन्न हुई थी। उनका कांपता हुआ शरीर स्पष्ट रूप से उनके तनाव को दर्शा रहा था। उसकी ऊर्जा आमतौर पर इतनी प्रबल होती थी कि वह कमांडर स्तर के दानव जानवर के शरीर को भी पत्थर में बदल सकती थी। भला मो फैन का उससे मुकाबला करने का कोई मौका कैसे हो सकता था? मो फैन के दानव में बदल जाने के बावजूद वह अपने विचारों को कैसे बरकरार रख सका और बदला लेने की बात को कैसे याद रख सका? तुम नीच हो। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मैंने ही तुम्हें इतनी शक्ति दी है, लू नियान ने गुस्से से कहा। मो फैन ने स्वयं ही दानव रूप धारण कर लिया था, इसलिए लू नियान को उसे अपने वश में करने का अवसर ही नहीं मिला। इतना ही नहीं, लू नियान ने कभी सोचा भी नहीं था कि मो फैन इतनी कुशलता से दानव रूप धारण कर लेगा, यहाँ तक कि अपना मानवीय रूप भी बरकरार रखेगा। वो बोल सकता था और अतीत की यादें भी संजो सकता था, साथ ही उसे असीम शक्ति भी प्राप्त हो गई थी। अगर इस बच्चे में इतनी भयानक ताकत है, जबकि वह केवल एक मध्यवर्ती जादूगर है, और अगर वह इसके दुष्प्रभावों से बच सकता है और अपनी साधना को और बेहतर बना सकता है, तो वह आसानी से एक ऐसा दानव बन सकता है जो पूरी दुनिया को चौंका देगा। वो सर्वोच्च जादूगरों, कमांडर स्तर के दानव प्राणियों, यहाँ तक कि शासक स्तर के दानव प्राणियों को भी आसानी से अपने पैरों तले रौंद सकता था। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। राक्षसी रूप धारण किए मो फैन ने अपना क्रोध और क्रूरता प्रदर्शित करते हुए भयानक हंसी हंसी और अपने नुकीले दांत दिखाए। इसीलिए मैं तुम्हें अभी नरक भेज रहा हूं। मो फैन के चारों ओर हिंसक बिजली की लपटें घूम रही थी। मरोड़ती हुई बैंगनी काली ऊर्जा ने तेजी से उसके सामने अनगिनत बिजली की लपटों से बना एक लंबा भाला बना लिया। मो फैन ने बिजली के भाले को पकड़ा और पूरी गति से आगे बढ़ा, मानो वो बिजली में ही विलीन हो गया हो। भाला सीधे लू नियान की छाती पर जा लगा। बिजली ने अपनी प्रचंड भेदन शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक उन्नत स्तर के अत्याचारी छिपकली के मस्तिष्क को भेद दिया था। बैंगनी बिजली हवा में लहराए, बिजली के भाले की नोक लू नियान की छाती से टकराए। लू नियान बिजली की उस ताकत को महसूस कर सकता था जो उसकी ओर तेजी से आ रही थी। बिजली का कोई लकवा मारने वाला प्रभाव नहीं था, ये पूरी तरह से विनाशकारी थी, और यह बताने की आवश्यकता नहीं थी कि जब इतनी सारी बिजली की चिंगारियां एक साथ मिलकर एक मोटी भाले जैसी आकृति बनाती हैं तो ये कितनी भयावह होगी। बिजली के भाले की चपेट में सबसे पहले उसका सुनहरा कवच आया। उन्नत कवच भी उसकी भेदन शक्ति के आगे टिक नहीं पाया। भाले ने पलक झपकते ही कवच में एक काला छेद कर दिया। कवच को भेदते हुए लू नियान की छाती पर जा लगा, जिससे एक भयानक, कान फाड़ देने वाली चीख निकली। लू नियान की त्वचा, पसलियों और पीठ को छूते ही बिजली की किरणें बहुत मामूली अंतर से धीमी हो गईं। फिर उन्होंने बेरहमी से उन्हें भेद दिया। बिजली ने उसकी पीठ को चीर दिया, जिससे एक बड़ा खून से लथपथ छेद हो गया। बिजली का भाला उसकी छाती में धंसा हुआ था और उसकी लपटें हवा में कड़कती रहीं। लू नियान का शरीर अकड़ गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपनी छाती में बने छेद को छूने की कोशिश की, लेकिन बिजली गिरने से उसका हाथ तुरंत काला पड़ गया। उसके हाथ में कोई दर्द नहीं था, क्योंकि उसकी जीवन शक्ति घातक गति से क्षीण हो रही थी। दर्द इंसानों के लिए सबसे डरावनी चीज नहीं थी, बल्कि वो क्षण सबसे डरावना था जब उन्हें दर्द का एहसास होना बंद हो जाता था, जो इस बात का संकेत था कि मृत्यु उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कैसे 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 लू नियान ने विकृत भाव से मो फैन को घूरकर देखा। राक्षसी रूप धारण किए हुए मो फैन ठीक उसके सामने खड़ा था। उसके चारों ओर बिजली बेतहाशा चमक रही थी। वो मानो बिजली का देवता हो जो सांसारिक दुनिया में अवतरित हुआ हो। मो फैन ने शरारती मुस्कान के साथ मुंह फेरा और फिर जोर से हंसने लगा। उसकी बेकाबू हंसी और लू नियान के बिगड़े हुए चेहरे में एक बड़ा विरोधाभास था। शायद लू नियान, जिसने कुछ ही समय पहले निर्दोषों की जान ली थी, ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस बच्चे के हाथों में पड़ जाएगा। इतनी असाधारण शक्ति उसके नियंत्रण में होनी चाहिए थी। आखिर क्यों? वो उसे अपना पहला निशाना क्यों बनाएगा? दानव तत्व। उसने प्रयोग के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार खोजने के लिए बहुत प्रयास किए थे, लेकिन अनजाने में उसने एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जो अंततः उसका दुस्वप्न बन गया, जिसने उसे बिजली से क्षत विक्षत कर दिया। खून की एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रही थी।
उसकी छाती पर झुलसा हुआ घाव उसके शरीर के धीरे धीरे पीछे गिरने के दौरान एक बेहद भयावह दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उसने आकाश की सुंदरता को महसूस किया, मानो वह एक विशाल नीले रत्न जैसा हो। हालांकि उसे आकाश में एक चेहरा दिखाई दिया, एक भयावह दिखने वाला चेहरा जो गहरे लाल रंग की रेखाओं से ढका हुआ था। यह एक युवक का चेहरा था जो नए तत्व के लिए एक आदर्श परीक्षण विषय था। वह इसे स्वीकार ही नहीं कर सका। वो एक ऐसे दानव को अपने वश में करने के बेहद करीब था, जिसका दुरुपयोग करके वो अंततः अपनी मनचाही हर चीज हासिल कर सकता था। जैसे ही उसका जीवन अपने अंतिम क्षण की ओर अग्रसर हुआ, अनगिनत शैडो वुल्फ के पंजे उसके लगभग मृत शरीर पर झपटे। लू नियान को पहले लगा कि उसकी जिंदगी जल्द ही खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिरी पल में उसे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ी। ये पीड़ा सीधे उसकी आत्मा पर पड़ी, उसके भौतिक शरीर को छोड़कर। पंजे सीधे उसकी आत्मा पर हमला करने में सक्षम थे। मो फैन ने जानबूझकर ऐसा किया था, पंजों का इस्तेमाल करके उसकी आत्मा को टुकड़ों में फाड़ दिया था, ताकि कमांडर को मृत आत्मा में बदलने का मौका ही न मिले। मनुष्य की आत्मा अत्यंत नाजुक होती है। किसी भी प्रत्यक्ष हमले के बाद वो संसार से लुप्त हो जाती है, मानो आत्मा अनगिनत बार अपनी मृत्यु को दोहरा रही हो। नरक इतना भयानक इसलिए था क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि वह मृतकों की आत्माओं को यातना देता है। लू नियान को पश्चाताप दिखाने का भी समय नहीं मिला क्योंकि मो फैन के छायादार पंजों ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। मो फैन ने उन टुकड़ों को हवा के साथ बहने भी नहीं दिया, वे एक रहस्यमयी नदी में समा गए। ये किसी पाताल लोक की नदी की तरह लग रहा था, जिसकी सतह पर अनगिनत राक्षसी आत्माओं का वास था। लू नियान की खंडित आत्मा के लिए वे आत्माएं अत्यंत भयावह थीं। क्या ये सचमुच नरक था? क्या वो सचमुच नरक में पहुंच गया? पेंडेंट से हल्की सी भिनभिनाहट की आवाज आई। मो फैन को उसके अंदर से लू नियान की दर्द भरी चीख भी सुनाई दे रही थी। किसी भी तरह लिटिल लोच पेंडेंट में समाहित होने वाली आत्माओं का अंततः शुद्धिकरण होना तय था। ये कहना असंभव था कि शुद्धिकरण से होने वाला दर्द अमानवीय प्रयोगों के दर्द के बराबर होगा या नहीं। कम से कम यह निश्चित रूप से सुखद नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तत्व से संबंधित कोई भी चीज दर्द, यातना और मृत्यु से गहराई से जुड़ी होती है। लू नियान को अपने हाथों से मारने के बाद मो फैन को अचानक लगा कि उसका दिमाग सुन्न हो गया है, मानो उसने अपना उद्देश्य खो दिया हो। झान कोंग ने सुरक्षित दूरी से उसे देखा और करीब जाने की हिम्मत नहीं की। झान कोंग के ज्ञान के अनुसार राक्षसी रूप धारण कर चुके मो फान ने जो शक्ति प्रदर्शित की थी, वह अभी भी उसकी पूरी क्षमता नहीं थी। वो मो फान को उसकी वर्तमान स्थिति से उबरने में मदद करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे संपर्क कैसे करे। रूपांतरण के बाद बहुत कम ही प्रयोग में शामिल लोग इतने लंबे समय तक जीवित रह पाए। जान कोंग भी इस अमानवीय प्रयोग में शामिल नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने मो फैन से संवाद करने की कोशिश करने का फैसला किया, क्योंकि अतीत में जिन लोगों को उसने राक्षस घोषित किया था, उनकी तुलना में मो फैन में अभी भी उसके अपने व्यक्तित्व की थोड़ी सी झलक दिखाई दे रही थी। मो फैन, झान कोंग ने अपनी निगाहें मो फैन पर टिका दी। राक्षसी रूप धारण किए हुए मो फैन ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था जो कभी भी फूट सकता था। उसने झान कोंग पर तुरंत हमला नहीं किया, क्योंकि वो बो शहर के मुख्य सैन्य प्रशिक्षक को अभी भी मुश्किल से पहचान पा रहा था। हालांकि उसके दिमाग में एक असहनीय दर्द फैल गया, इतना तीव्र कि उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने नंगे हाथों से अपना सिर आधा फाड़ दे। यह एक बेहद तीव्र और उग्र आध्यात्मिक प्रभाव था, जो संभवतः रक्त सारा के उपयोग के बाद उत्पन्न हुआ था। यह इतना शक्तिशाली था कि किसी व्यक्ति को पागल कर सकता था, और यहां तक कि उसकी आत्मा को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर सकता था। मो फैन ने एक भयानक चीख मारी। अपने अग्नि और बिजली तत्वों पर नियंत्रण खो देने के बाद वे चारों ओर बेतहाशा फैल गए। सुनो, मेरी बात सुनो, मो फैन। दानव तत्व को इसके भयानक दुष्प्रभावों के कारण कभी भी वास्तविक जादुई तत्व नहीं माना गया है। ये किसी मनुष्य की आत्मा की छिपी हुई क्षमता का अत्यधिक दोहन करने के समान है, जिसके बदले में क्षणिक रूप से असाधारण शक्ति प्राप्त होती है। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हारी आत्मा चकनाचूर हो सकती है। मो फैन को आध्यात्मिक विघटन का विरोध करते देख झान कोंग ने अचानक कहा, बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मो फैन, जिसने अपनी बची हुई तर्कसंगत सोच को बरकरार रखा था, ने उसे जवाब दिया, आत्मा का सार, तुम्हें इसकी बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता है। तुम्हें इस शक्ति को नियंत्रित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, ताकि मैं तुम्हें सेना में वापस ले जा सकूं। उनके पास इतना आत्मा का सार है कि वे दुष्प्रभावों के कारण तुम्हारी आत्मा को टूटने से बचा सकते हैं। दानव तत्व वास्तव में एक दानव है। यह एक दानव के साथ अनुबंध करने जैसा है,
जो तुम्हारी आत्मा पर दावा करने से पहले तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान कर सकता है, झान कोंग ने मो फैन से कहा। हालांकि मो फैन के पास 4 तत्व थे, लेकिन वो जितनी अधिक शक्ति का उपयोग करता था, उसे उतने ही अधिक दुष्परिणाम भुगतने पड़ते थे। उसकी आत्मा की रक्षा करने का एकमात्र तरीका आत्मा के सार की भारी मात्रा का उपयोग करना था। आत्मा का सार जादूगर की आत्मा को मजबूत करने में उपयोगी था। यदि वो दानव जिसने मो फैन को शक्ति प्रदान की थी, उसकी आत्मा को अपनी ओर खींच रहा था, तो वह पर्याप्त मात्रा में आत्मा के सार का उपयोग करके उसे बेअसर कर सकता था। इसलिए आत्मा सार की आवश्यक मात्रा बहुत अधिक थी। जान कोम को यह नहीं पता था कि सेना मो फैन को उसकी जरूरत की पूरी मात्रा लेने देगी या नहीं, क्योंकि यह बताना असंभव था कि इस स्थिति से निपटने के लिए उसे कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। हालांकि जान कोम हर कीमत पर मो फैन की जान बचाना चाहता था। खुद पर काबू रखो, मैं तुम्हें अभी सेना के पास ले जाऊंगा, जान कोम ने कहा। गरजना, मो फैन ने आसमान की ओर एक भयानक दहाड़ मारी, मानो उसने अपनी बची खुची बुद्धि भी पूरी तरह खो दी हो। अचानक वो अपने पैरों पर उछल पड़ा और तीर की तरह दूर तक छलांग लगाकर तेजी से झान कोम की नजरों से ओझल हो गया। झान कोम चौंक गया। उसने मो फैन का पीछा करने के लिए अपने पवन पंखों को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन हवा का प्रवाह प्रकट होते ही गायब हो गया। झान कोम को एहसास हुआ कि वो खुद भी काफी घायल है और पवन पंखों का उपयोग करना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि इसके लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मो फैन, झान कोम ने जिनलिन शहर में दौड़ते हुए भूतिया आकृति पर चिल्लाते हुए कहा। वो आकृति रुकी नहीं, वो बेतहाशा एक निश्चित दिशा में भागा और जल्द ही जिनलिन शहर की सीमा से बाहर निकल गया। समस्या ये थी कि अगर वो जंगल में बिना किसी उद्देश्य के भटकता रहा, तो अंततः उसकी आत्मा पूरी तरह से सूख जाएगी। झान कोंग अपने दिल में अवर्णनीय दर्द के साथ गायब होती हुई आकृति को देखता रहा। दरअसल वो शहर में आई विपत्ति के बाद से ही झान कोंग मो फैन पर नजर रखता था। उसने तो डीन शियाओ को खास तौर पर मो फैन का ख्याल रखने के लिए भी कहा था। झान कोंग जानता था कि मो फैन की दोहरी जन्मजात शक्तियों के बारे में जनता को पता चलने में बस कुछ ही समय बाकी है। सेना द्वारा पर्दे के पीछे किए जा रहे दानव तत्व पर चौंकाने वाले प्रयोग के बारे में जानने के बाद वो काफी समय से लू नियान पर नजर रख रहा था। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, उसने आखिरकार अपना कदम उठा लिया। हालांकि झान कोंग ने शैतान के पागलपन को कम करके आंका था। उसने आश्चर्यजनक रूप से अपने वफादार अधीनस्थों को अपने पद छोड़ने के लिए कहा ताकि वह अपने इस विक्षिप्त अभियान को अंजाम दे सके। आधे से ज्यादा छात्र मारे गए। मो फान भी इसके दुष्प्रभावों के कारण गायब हो गया था और यह कहना मुश्किल था कि वह अंत में बचेगा या नहीं। जान कोंग इतना गुस्से में था कि वह लगातार मुक्के मार रहा था। उसने पहले ही कुछ करके इसे क्यों नहीं रोका। मो फैन का पीछा करना अब मुमकिन नहीं था। जान कोंग की ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वो बिना रुके यहाँ तक उड़कर आया था और इस दौरान उसकी काफी पवन ऊर्जा खर्च हो गई थी। पवन पंखों के साथ भी उसके लिए जंगल में राक्षसी रूप धारण कर चुके मो फैन की बेतहाशा गति को पकड़ना काफी मुश्किल होता। अपने पैरों पर खड़े होकर झान कोंग शहर के केंद्र की ओर वापस चल पड़ा। उसने जल्द ही चारों छात्रों और लू नियान के बाकी अधीनस्थों को ढूंढ लिया। अगर तुम विरोध करने की योजना बना रहे थे, तो मुझे तुम्हें मौके पर ही मार डालने में कोई आपत्ति नहीं है। झान कोंग ने जियांग यी और उसके साथियों पर ठंडी निगाह डाली। जियांग यी ने हार मानते हुए सिर हिलाया। हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन क्या आप कृपया हमें बता सकते हैं कि कमांडर का क्या हुआ? वो मर चुका है। तुम सबने मिलकर जो राक्षस बनाया था, उसने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, झान कोंग ने जवाब दिया। जियांग यी और सैनिक स्तब्ध रह गए। वे शव को अपनी आंखों से देखे बिना इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। वे शव को ढूंढने में कामयाब रहे, जिसकी छाती में छेद कर दिया गया था और वह पूरी तरह से काली पड़ गई थी। उसका चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया था, मानो उसने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक असहनीय पीड़ा सहन की हो। झान कोंग के अनुसार मो फैन ने उसकी आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। जियांग यी और सैनिक फूट फूट कर रोने लगे। दूसरी ओर झाओ मानटिंग, बाई टिंग टिंग और मू नुजियाओ बदला लेकर प्रसन्न थे। खुद को बैटलमेज कहने वाले उस शैतान के प्रति उनकी घृणा अवर्णनीय थी, जिसने उनके मित्रों को इतनी बेरहमी से मार डाला था। प्रशिक्षण के लिए यहां आए छात्रों ने आखिर क्या गलती की थी? सिर्फ उसकी बेलगाम महत्वाकांक्षा के कारण उन्हें क्यों भुगतना पड़ा? मो फान कहाँ है? क्या उसे चोट लगी है? मैं उसके घावों का इलाज कर दूंगी, बाई टिंगटिंग ने झट से कहा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। झान कोंग इस बारे में बात करने को तैयार नहीं थे। कृपया हमें बताएं, मू नुजियाओ ने दृढ़ता से कहा।
मैं उसके परिवार को सूचित कर दूंगा, झान कोंग ने धीमी आवाज में कहा। वो गुस्से से लाल आंखों से जियांग यी और उसके साथियों को घूर रहा था। झान कोंग गुस्से से आग बबूला था। वो उन निर्मम हत्यारों पर क्रोधित था जो लू नियान की तरह ही पागल थे। उन्होंने एक उभरते हुए प्रतिभाशाली जादूगर को, जो संभवतः सर्वकालिक महानतम जादूगर बन सकता था, एक राक्षस में बदल दिया था। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले कहा था। दानव तत्व के बिना भी उसके दोहरे जन्मजात तत्वों से पूरी दुनिया को उसका नाम पता चल सकता था। इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। मो फैन से उनसे ज्यादा उम्मीदें किसी को नहीं थी। लू नियान के शव को सुरक्षित क्षेत्र में वापस लाया गया। प्रशिक्षण के लिए जिनलिन शहर की छानबीन करने गए छात्र इतिहास में सबसे कम उत्तरजीविता दर के साथ इंपीरियल कॉलेज लौटे। किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। सेना ने लू नियान के शव और जियांग यी को लाने के लिए किसी को भेजा था, जो कोर्ट मार्शल में गवाही देने के लिए तैयार था। जिस सेना मुख्यालय से लू नियान संबंधित थी, उसने अनावश्यक परिणामों से बचने के लिए खबर को दबाने की कोशिश की, लेकिन स्कूलों की मांगें इसके विपरीत थीं। झान कोंग के अनुरोध पर दानव तत्व के बारे में जानकारी सेना और स्कूलों द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई थी। वे इसे केवल एक दुष्ट प्रयोग बता रहे थे। किसी को नहीं पता था कि मो फैन भी दानव तत्व से प्रभावित हो चुका था। केवल झान कोंग, डीन सोंगहे, डीन शियाओ, क्यू युहुआ और मो फैन द्वारा बचाए गए 4 दोस्तों को ही इसकी जानकारी थी। जियांग यी और सच्चाई जानने वाले सभी सैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई। जियांग यी ने अपनी आखिरी दयालुता दिखाते हुए सबको बताया कि मो फैन एक ऐसा नायक था जिसने अपने सहपाठियों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था, न कि कोई राक्षसी इंसान जो जंगल में कहीं खो गया हो। पक्षियों की जानी पहचानी चहचहाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो बगीचे के पेड़ों पर रहने वाले छोटे जीव बड़े हो गए हों। उनकी आवाजें ज्यादा परिपक्व लग रही थीं। आंखें खोलते ही सबसे पहले उसकी नजर खिड़की के पास रखे गमले में लगे पौधे पर पड़ी, जिससे रात भर हल्की खुशबू आती रही। ऐसा लग रहा था कि उसकी अनुपस्थिति में कुछ नौकरानियों ने पौधे को पानी दिया था, जिससे वो अच्छी तरह से बढ़ रहा था। कमरा एक जानी पहचानी खुशबू से भर गया था। तकियों के बगल में रखे इत्र के थैले से कंबल की खुशबू। वो जाग गई है, छोटी मालकिन जाग गई है। मु निंगसू को जैसे ही होश आया, उसने नौकरानी को जोर जोर से चीखते हुए सुना। इसके बाद किसी के सीढ़ियों से नीचे भागने की आवाज आई। थोड़ी थकी हुई सी दिखने वाली मु जुओयुन उत्तेजित होकर कमरे में दौड़ पड़ी। मेरी प्यारी बेटी, तुम जाग गई हो, आखिरकार तुम जाग गई, मु जुओयुन ने बेहद चिंतित भाव से कहा। पिताजी, मु निंगक्सू के होंठ हल्के से मुड़े। मैं तुम्हें फिर कभी प्रशिक्षण मिशन पर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं, मु जुओयुन ने गुस्से से कहा। मु निंगक्सू को बेहोश होने से पहले की घटनाएं धीरे धीरे याद आने लगीं। उसे बैटलमेज के क्रूर चेहरे और अपनी पूरी ऊर्जा का उपयोग करके उन्हें जमा देने की घटना याद आ रही थी। क्या वह भाग निकलने में कामयाब रही? लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जब वह अधमरी अवस्था में थी तो उसने अपने बगल में लोगों के रोने की आवाज सुनी। कोई उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह मुफैन से संबंधित है। अनुवादक, एक्सोस्टेल्स संपादक। एक्सोस्टेल्स मु जुओयुन जानता था कि उसकी बेटी को बेहोश होने के बाद हुई घटनाओं की जानकारी नहीं थी। उसने तुरंत उसे सब कुछ बता दिया। किसने सोचा होगा कि वो बच्चा रेजिटेल ड्रेक को बाहर निकालने के लिए खुद को चारा बना लेगा। अंत में रेजिटेल ड्रेक और लू नियान एक दूसरे को मार डाला, जबकि तुम लोग बच गए। मो जियाक्सिन कुछ दिन पहले तुमसे मिलने आया था। मैंने उसे सांत्वना दी और उसे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी की पेशकश की। दुर्भाग्य से उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया, मु जुओयुन ने थोड़ी उदासी के साथ कहा। मु जुओयुन को मो फैन नाम का वह बदमाश लड़का कभी पसंद नहीं था, लेकिन किसने सोचा था कि वह अपनी बेटी के लिए खुद को कुर्बान कर देगा। इससे उसके प्रति उसका नजरिया पूरी तरह बदल गया। उसने अपने लोगों से अपने परिवार का विशेष ध्यान रखने को कहा ताकि वह अपना आभार व्यक्त कर सके। क्या वो सचमुच मर गया है? मु निंगसू ने कड़े स्वर में पूछा। जान कोंग ने खुद कहा है। मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा होगा। ज्यादा भावुक मत हो। सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हें इतना पसंद करता है कि तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करती। छोड़ो भी, मु जुओयुन ने आह भरते हुए कहा। मु निंगसू ने अपने घुटनों को गले लगाया और खिड़की से बाहर खाली निगाहों से देखने लगी। उसे अनजाने में वे शब्द याद आ गए जो मो फैन ने चर्च में उससे कहे थे। क्या उसने सचमुच वही कहा था जो उसने कहा था? किसी भी तरह से उसके पास इसकी पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। ये किसी न किसी तरह से उसके आखिरी शब्द बन गए थे।
उसके दिल में बची आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह से खत्म हो गई। निंगजू, अगले साल तक तुम आइस क्रिस्टल बो का इस्तेमाल मत करना। हालांकि मैं तुम्हें विशाल मुकुल में स्थापित होते देखना चाहता हूं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी चिंता तुम्हारी सेहत और तंदुरुस्ती है। हमारा छोटा मुंह परिवार पहले से ही इतनी बुरी हालत में है कि हमें राजधानी में कुल के साथ रहना पड़ रहा है। अगर तुम गिर पड़ी तो हमारे परिवार का अंत हो जाएगा, मू जुओयुन ने सख्त चेहरे से कहा। मैं और सावधान रहूंगी, मू निंगसू ने सिर हिलाया। वो अभी भी अतीत की यादों में खोई हुई थी, जिनसे उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मू जुओयुन ने उसकी नींद में खलल डालना बंद कर दिया। वो समझ गया था कि उसकी बेटी का मन अभी भी उस लड़के के बारे में सोच रहा था जो उसे एक विशाल पिंजरे से बाहर लेकर आया था। कमरे से बाहर निकलते हुए मू जुओयुन सोफे पर बैठ गई और एक गहरी सांस ली। जैसे ही वह अपना अगला कदम तय करने की योजना बनाने वाला था, तभी बटलर चांदी का हार पहने एक युवक और माथे से पीछे की ओर कंघी किए हुए बालों वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को प्रवेश द्वार से अंदर ले आया। दोनों ने उचित पोशाक पहनी हुई थी और उनके पास काफी सारे आभूषण थे, जिनमें जेड, पेंडेंट और अंगूठियां शामिल थीं। ये कहना मुश्किल था कि वे केवल सजावट की चीजें थीं या मूल्यवान जादुई उपकरण। नमस्कार श्रीमान झो और यूहोंग। शाओलिंग, कृपया मेरे लिए सबसे अच्छी चाय की पत्तियां लाओ। मू झुओयुन उठ खड़ा हुआ और उसने उनका गर्मजोशी से अभिवादन किया। चाय की चिंता मत करो, हम तो बस मू निंगक्सू से उसकी चोट के बारे में बात करने आए हैं, झो उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। वो अभी आराम कर रही है, कृपया बैठ जाइए। मैं श्री झो से बाजार के सभी स्रोतों से दुर्लभ हड्डियां प्राप्त करने के हमारे व्यवसाय के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। क्या हमें जल्द ही विभिन्न नीलामी केंद्रों के अध्यक्षों को एक टीम बैठक के लिए आमंत्रित करना चाहिए? मू जुओयुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या आपको अपने कबीले के लोगों से नहीं पूछना चाहिए? अधिकांश नीलामी और व्यापार बाजारों पर मू उपनाम का टैग लगा होता है। मुझे इस बारे में मुझसे पूछने का कोई कारण नहीं दिखता, श्री झो ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा, मानो उन्हें सुनी हुई बात का कोई ज्ञान ही न हो। पिताजी, आप ऐसा नहीं कह सकते। आप जानते हैं कि अंकल जुओयुन काफी मुश्किल हालात में है। हमें उनकी यथासंभव मदद करनी चाहिए। मुझे ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। पहली बात तो यह है कि हमारा आपस में कोई संबंध नहीं है। हमारा जो परिवार राजधानी में काफी शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन हम प्रतिष्ठित परिवारों के नियमों का पालन करते हैं, श्री झो ने कहा। मू जुओयुन ने असहज चेहरा बना लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। मू जुओयुन को लोगों से मदद मांगना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे अपने विशाल परिवार का भरण पोषण करना था। परिवार के अधिकांश सदस्य बिल्कुल निकम्मे थे और केवल पैसा बर्बाद करना जानते थे। उसने उन्हें कई बार समझाया था कि उनकी स्थिति बो शहर जैसी आरामदायक नहीं रही, लेकिन उसकी सलाह पूरी तरह व्यर्थ गई। मू जुओयुन को हमेशा की तरह हिचकिचाते देख झो यूहोंग का सब्र टूट गया। चाचा जुओयुन, आप जानते हैं कि मैं मू निंगक्सू के प्रति सच्चा हूँ। मेरा मानना है कि हमें अपनी शादी जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए, ताकि हमें आपकी हर संभव मदद करने का कारण मिल सके। वो शहर में जो कुछ हुआ उसके बाद हमें आपके परिवार के लिए बहुत दुख है, और हम जानते हैं कि आप फिलहाल कबीले के साथ रह रहे हैं। वे आप सभी के साथ लगभग परदेशियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। हालांकि शादी के बाद सब कुछ बिल्कुल बदल जाएगा। तुम सीधे हमारे झो परिवार से जुड़ जाओगी, और मोकुल तुम्हारे प्रति अधिक मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा, जो हमारे प्रति उनके सम्मान का प्रतीक होगा। मैं मू निंगजू को उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए कुछ महंगी जड़ी बूटियां देने वाला था, लेकिन हमारे कुलपति ने स्पष्ट कर दिया है कि इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि मू निंगजू अभी भी झो परिवार की सदस्य नहीं है। इसके अलावा हमारे झो परिवार के समर्थन के बिना मू निंगजू को अपनी प्रतिभा के कारण जो लाभ प्राप्त है, वह शाही महाविद्यालय के अन्य प्रतिभाशाली छात्रों के सामने जल्द ही महत्वहीन हो जाएगा। झो यूहोंग का इरादा मामले को और आगे खींचने का नहीं था। चूंकि उसकी सगाई पहले ही हो चुकी थी, इसलिए वह इसे जल्द से जल्द निपटाना चाहता था। मू निंगसू का आकर्षक कद काठी, चिकनी त्वचा और मोहक चेहरा, झो यूहोंग लंबे समय से उस पर मोहित था। ये जानते हुए कि शादी के बाद वो उसे पालेगा, उसने मू जुओयुन को मनाने के लिए और भी अधिक प्रयास किए। अच्छा, इस बारे में मू जुओयुन कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि शादी के बाद दिवालिया होने की कगार पर खड़े उसके परिवार को आखिरकार उबरने की उम्मीद मिलेगी। लेकिन जब उसे याद आया कि मो फैन ने अभी अभी मू निंगक्सू की जान बचाई थी, तो अगर वह अब शादी के लिए राजी हो जाता तो उसे मृत बच्ची के प्रति अपराधबोध महसूस होता।
क्यों न हम इस बारे में बाद में फैसला कर लें। मू निंगक्सू अभी भी बेहद कमजोर है, मैं नहीं चाहती कि उसे इससे कोई परेशानी हो। मू झूयुन ने कहा। बिल्कुल, हमें शादी कर लेनी चाहिए ताकि उसका हालिया दुर्भाग्य दूर हो जाए, श्री झोऊ ने अधीरता से कहा। कोई बात नहीं, उसकी सेहत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा है तो हम मू निंगजू को आराम करने देंगे। हम उससे मिलने फिर आएंगे। झो यूहोंग जानता था कि आगे जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो बिस्तर पर लेटी घायल महिला से शादी करने के लिए जबरदस्ती करता तो यह अच्छा नहीं लगता। वह जल्द ही उस खूबसूरत लड़की को अपना बना लेगा। हमें क्षमा करें, नीलामी के संबंध में आपको स्वयं ही योजना बनानी होगी, श्री झोऊ ने स्पष्ट शब्दों में कहा। झो यूहोंग ने भावी दामाद के रूप में अपनी विनम्रता का परिचय देते हुए विदा होने से पहले अलविदा कहा। मु झोयुन ने गहरी आह भरी और झो परिवार के पिता और पुत्र को जाते हुए देखा। परिवार, गोत्र और घर, ये तीन बिल्कुल अलग अलग स्तर थे। मु झोयुन के अधीन मु परिवार वो शहर पर शासन करने वाले एक छोटे सम्राट के समान था। असली मु कबीले की नजर में वे उन महत्वहीन परिवार के सदस्यों के समान थे जिन्हें दक्षिण के एक छोटे शहर में निर्वासित कर दिया गया था। वो शहर के हाथ से निकल जाने के बाद मु झोयुन को अपने आधे टूटे हुए मु परिवार को राजधानी वापस लाना पड़ा। हालांकि मु निंगसू को छोड़कर, जो अपनी उम्र के लोगों में असाधारण प्रतिभा के कारण प्राचीन हिम तत्व मु परिवार का सम्मान अभी भी अर्जित कर सकती थी, मु झोयुन और मोहे उन परिवार के अन्य सदस्यों के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य उच्च कोटि के सेवकों की तरह थे, जिनके पास उनसे अधिक संसाधन थे। वे काफी उम्रदराज माने जाते थे और उनकी साधना में अब और सुधार संभव नहीं था। परिणामस्वरूप उनके पास अपनी शक्ति और प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने का कोई अवसर नहीं था। वे केवल युवा पीढ़ी पर ही भरोसा कर सकते थे, अन्यथा जब तक उनका उपनाम मू रहेगा वे कभी भी सिर नहीं उठा पाएंगे। बियाई शहर डोंगटिंग झील के दक्षिण पूर्व में स्थित था। पूरे शहर का प्रबंधन सेना द्वारा किया जाता था और यहाँ के निवासी अधिकतर ऐसे कामों में लगे हुए थे जो सेना की जरूरतों को पूरा कर सकें। बियाई शहर के मुख्यालय में बड़ी संख्या में बैटलमेज तैनात थे। वे मुख्य रूप से डोंगटिंग झील पर स्थित विशाल छिपकली सेना के साथ सैन्य रक्षा करने के लिए यहाँ आए थे। इस शहर को डोंगटिंग झील और पूर्व में स्थित शहरों के बीच एक रक्षात्मक अवरोध के रूप में वर्णित किया जा सकता है। सुरक्षित क्षेत्रों के बाहर साफ आसमान में सफेद आकृतियों का एक समूह तेजी से बियाई शहर की ओर उड़ रहा था। वे सीधे एक सैन्य किले पर स्थित एक चबूतरे पर उतरे। उस समूह में 20 लोग थे। उन्होंने स्वर्गीय ईगल्स को बीस्ट मास्टर्स को सौंपने के बाद किले के मुख्य बैठक कक्ष की ओर प्रस्थान किया। हॉल के अंदर पहले से ही 9 कमांडर बैठे हुए थे। उनकी निगाहें दीवार पर प्रदर्शित डोंगटिंग झील के नक्शे पर टिकी हुई थी। मुझे बोलने की अनुमति है, मंजूर, प्रोजेक्टेड मैप के सामने खड़े कमांडर ने अभी अभी लौटे जांच दल के कप्तान से कहा। हमने निष्कर्षों की पुष्टि कर ली है। हमें डोंगटिंग झील के पश्चिम में बड़ी संख्या में विशाल छिपकलियों के शव मिले हैं। हम कुछ नमूने लेकर आए हैं। परिणाम जल्द ही सामने आ जाएंगे। नेता ने सलामी देने के बाद ये बात कही। मैं कहता हूँ, महान कमांडर क्यूशिन, विशाल छिपकलियों के मरने से क्या फर्क पड़ता है? हम उन पर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हो सकता है कि कोई नया रेजिटेल ड्रेक पैदा हुआ हो और वे अपने अपने क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ रहे हों। ऐसा नहीं है कि अतीत में विशाल छिपकलियों के झुंड में कोई आपसी लड़ाई नहीं हुई है। हमें यहाँ रहने की क्या जरूरत है? कमांडर का बैज पहने एक सुस्त दिखने वाले व्यक्ति ने कहा। महान कमांडर क्यूशिन का चेहरा तो कठोर था, लेकिन वे अपने हर कार्य में अत्यंत सतर्क रहते थे। सैनिकों को जरा सी भी गड़बड़ी नजर आती तो वे तुरंत जांच का आदेश देते। उन्हें पता था कि बियाई शहर के पीछे लाखों लोगों की जान है और अगर वे डोंगटिंग झील के आक्रमणकारियों के संभावित हमले के लिए समय रहते तैयारी नहीं कर पाए तो जानमाल का भारी नुकसान होगा। कमांडर धैर्यपूर्वक बैठक कक्ष में प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में एक सैन्य सर्जन कक्ष में आया और उसने परिणाम प्रस्तुत किया। नमूनों से प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि अधिकांश विशाल छिपकलियों की मृत्यु 3 अलग अलग तरीकों से हुई। पहला, जलकर मरना। मेरा मानना है कि उनमें से अधिकांश जलकर राख हो गईं। दूसरा, बिजली गिरने से, एक पल में ही मौत। तीसरा, बेरहमी से फाड़कर मार डालना। ऐसा लगता है कि हत्यारे की पंजों की पकड़ बहुत मजबूत और ताकतवर है, उम्रदराज सैन्य सर्जन ने खांसते हुए कहा। आग, बिजली और शारीरिक बल। महान कमांडर क्यूशिन गहरी सोच में डूब गए। वे 3 महत्वपूर्ण सुरागों का उपयोग करके दानव प्राणी का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जहां तक उसे पता था, डोंगटिंग झील के आसपास उस तरह का कोई राक्षसी जानवर नहीं था। क्या और कुछ है?
महान कमांडर कियुशिन ने पूछा। ओह, टीम ने कहा था कि वह इलाका बिल्कुल साफ था। साफ, इसका मतलब है कि मृत आत्माओं का कोई निशान नहीं था। आमतौर पर जब किसी क्षेत्र में मृत्यु का प्रभाव अधिक होता है तो भूत प्रकट होने लगते हैं और वहां लाशों की भारी संख्या तो होती ही है, लेकिन एक भी मृत आत्मा नहीं दिखी। इसका मतलब है कि राक्षसी जानवरों के मारे जाने के बाद उनकी आत्माएं या तो बिखर गईं या सीधे ही एकत्रित कर ली गईं, बूढ़े सैन्य सर्जन ने समझाया। क्या ये कुछ ज्यादा ही विचित्र नहीं है? विशाल छिपकलियों का बेवजह नरसंहार किया जा रहा था और उनकी आत्माएं भी गायब हो गई हैं। महिला कमांडर ली मान ने कहा। कौन परवाह करता है, हमें खुश होना चाहिए कि कोई चीज हमें विशाल छिपकलियों का सफाया करने में मदद कर रही है। मुझे उम्मीद है कि यह 1 लाख और छिपकलियों को मार डालेगी। इससे अगले कुछ वर्षों तक हमारा जीवन आसान हो जाएगा, आलसी कमांडर झाओमांग ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। मैं ये खबर फैलाऊंगा और देखूंगा कि क्या किसी को इसके पीछे की सच्चाई पता है, महान कमांडर कियुशिन ने कहा। बैठक जल्द ही समाप्त हो गई। महान कमांडर कियुशिन ने अन्य मुख्यालयों से संपर्क किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या आम जनता में से किसी को इसके बारे में कुछ पता है। इस तरह की अजीबोगरीब चीजों के बारे में जानकारी लेने के लिए हंटर यूनियन सबसे अच्छी जगह थी, क्योंकि उनके सदस्य लगभग हर जगह मौजूद थे। वे उन जगहों पर भी चले जाते थे जहां सेना किसी भी कीमत पर जाने से बचती थी। तुम्हें क्या लगता है वो क्या था? विशालकाय छिपकलियों के शव 1 हफ्ते पहले से दिखने लगे हैं। क्या यह ऐसी कोई चीज है जिससे पूरे झुंड को खतरा हो सकता है? कौन जाने, यह कोई बेहद शक्तिशाली जानवर ही होगा। केवल लाशों की संख्या देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतने सारे जानवरों को मारने के लिए पूरी सेना भेजनी ही पड़ेगी। कमांडर ली मान के चेहरे पर शिकन थी। उनके आकर्षक चेहरे पर चिंता की झलक साफ दिख रही थी। उसे इस तरह की अजीबोगरीब घटनाएं कभी पसंद नहीं आती थीं, क्योंकि यह आमतौर पर आने वाली आपदा का संकेत होती थी। वह अपनी सीट से उठी और सख्ती से आदेश दिया, कैप्टन, मुझे स्थान बताइए, मैं स्वयं इसकी जांच करूंगी। अच्छा, शायद हमें इंतजार करना चाहिए। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं, ली मान ने झल्लाकर कहा। कमांडर ली मान ने अपना वाक्य समाप्त करते ही कप्तान को बैठक कक्ष से बाहर खींच लिया। बाकी लोगों ने अनजाने में ही सिर हिला दिया। सेना में यह महारानी हमेशा की तरह गुस्सैल थी। उसने खुद मामले की जांच करने पर जोर दिया, जबकि संभवतः ये जानवरों के झुंड के भीतर आपसी कलह का मामला था, या शायद वो पुरुषों से कहीं अधिक उग्र और हिंसक थी और बीआई शहर में सड़ने के बजाय किसी रोमांचक साहसिक यात्रा पर जाना पसंद करती थी। ओह, एक ऐसी महिला जिसे रोमांचक कारनामों का शौक था। सेना मुख्यालयों के बीच संचार काफी हद तक पारदर्शी था। महान कमांडर कियुशिन द्वारा सार्वजनिक की गई जानकारी जल्द ही दक्षिण में स्थित मुख्यालय तक पहुंच गई। दक्षिण में स्थित सेना मुख्य रूप से दानव भेड़ियों के झुंड का नियंत्रण संभाल रही थी। सामान्यतः डोंगटिंग झील के विशाल छिपकली झुंड से उनका कोई वास्ता नहीं था, लेकिन हाल ही में उनके कमांडर जान कोंग उन पर नजर रख रहे थे। जान कोंग को अभी खबर मिली ही थी कि किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। वो कौन है? जान कोंग ने पूछा। बॉस, मैं हूं झांग शियाओ हो, दरवाजे के पीछे से उसकी उत्साहित आवाज आए। मुझे पता था कि तुम आओगे, अंदर आ जाओ, जान कोंग ने हंसते हुए कहा। झांग शियाओहो कमरे में दौड़ते हुए दाखिल हुई और उत्तेजित होकर बोली, भाई फैन के बारे में कोई जानकारी है क्या? मैंने सुना है कि डोंगटिंग झील पर कुछ अजीबोगरीब हो रहा है। मुझे आपकी पहले बताई बातें याद आ रही है और मुझे लगता है कि यह बहुत संभव है कि यह सब खुद भाई फैन ही कर रहे हों। अभी पक्का नहीं पता, मैं किसी को जांच के लिए भेजूंगा, घबराइए मत, जान कोंग ने कहा। मैं घबराए बिना कैसे रह सकता हूं, वो मेरा इकलौता भाई है। मुझे पता है, अब आप जाए और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कीजिए। जब मुझे कुछ नया पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं मालिक, कृपया मुझे डोंगटिंग झील जाने दीजिए। मुझे आखिरकार उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। मैं भाई फैन को हर कीमत पर वापस लाऊंगा, झांग शियाओहो ने सख्त चेहरे से कहा। यह तुम्हारा काम नहीं है। वैसे भी तुम्हारी मौजूदा ताकत के साथ तुम खुद को विशाल छिपकलियों का भोजन बना लोगे। यह निश्चित रूप से मेरा मामला है बॉस, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं, झांग शियाओहो ने कहा। बेवकूफ, तेरी क्षमताओं के साथ चाहे तू 10 साल और प्रशिक्षण ले ले, तू आज ही मर जाएगा। जान कोंग ने उस चिड़चिड़े बच्चे को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। वो डोंगटिंग झील को क्या समझता था? यहां तक कि जान कोंग को भी इस बात का भरोसा नहीं था कि वह वहां से सही सलामत लौट पाएगा। उस लड़के जैसा मामूली जादूगर अगर वहां जाता तो उसकी जान ही चली जाती।
थकान से व्याकुल होकर जब झान कोंग सोने गया, तब भी वो डोंगटिंग झील में हुई उस विचित्र खोज के बारे में सोचता रहा। वो ये जानने के लिए बेताब था कि क्या इसके लिए राक्षसी रूप धारण कर चुके मोफैन जिम्मेदार थे। अगर ऐसा था, तो इसका मतलब ये होगा कि वह अभी भी जीवित थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोचने समझने की क्षमता कैसे बनाए रखी? वो लगातार विशालकाय छिपकलियों को क्यों मार रहे थे? नींद न आने के कारण झान कोंग सुबह जल्दी उठ गया और अपने पुराने साथी को बुलाया। वह कुछ आदमियों के साथ डोंगटिंग झील की जांच करने के लिए उसे भेजने की योजना बना रहा था। कमांडर झांग शियाओहो भोर होने से पहले ही सेना छोड़कर चले गए। उनके द्वारा ली गई वस्तुओं को देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने काफी समय पहले ही जाने की योजना बना ली थी, पुराने साथी ने कहा। वो बेवकूफ बच्चा, झान कोंग ने गुस्से में कहा। क्या मुझे उसके पीछे किसी को भेजना चाहिए? वो ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। बिना अनुमति के जाना एक गंभीर अपराध है, उसके पुराने दोस्त ने कहा। उसे मिशन पर भेजे जाने वाले दस्तावेज को भरने में मदद करो और मेरे कमरे में आकर मेरी ओर से हस्ताक्षर कर दो। वह भले ही बेवकूफ हो, लेकिन एक अच्छा नवोदित पौधा है, झान कोंग ने आह भरी। जी श्रीमान, हाल ही में दानव भेड़िए बेचैन हो गए हैं। मुझे पहले उनसे निपटना होगा। बीआई स्थित मुख्यालय को एक पत्र भेजो। क्यूशिन मेरे बड़े भाई है, उन्हें डोंगटिंग झील पर हो रही अजीबोगरीब घटनाओं से निपटने का तरीका पता होगा। वैसे अगर रास्ते में वह बेवकूफ झांग शियाओहो दिखे, तो किसी को उसे घसीटकर यहाँ वापस लाने के लिए कह देना। मैं नहीं चाहता कि वह जंगल में मर जाए, झांग शियाओहो ने कहा। जी हाँ, मैं इसे तुरंत कर दूंगा। बियाई शहर में शिकारी की वेशभूषा में सजे झांग शियाओहो ने एक राहगीर को रोककर व्यापारिक बाजार के स्थान के बारे में पूछा। क्या आपको पता है कि यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ आत्मा का सार मिलता हो? झांग शियाओहो ने अपनी टोपी उठाई, जिससे उसकी आंखें दिखाई दी। बिल्कुल, आपको क्या लगता है ये कहाँ है? बियाई शहर, डोंगटिंग झील के सबसे नजदीकी किला। आप इसे दानवों के अड्डे के ठीक बाहर बसा शहर भी कह सकते हैं। सेना और शिकारी दोनों ही डोंगटिंग झील के दानवों से लगातार लड़ते रहते हैं। हर महीने विशाल छिपकली के शवों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उनसे पृथ्वी की परिधि को 2 बार लपेटा जा सकता है। आत्मा का सार अभी भी दुर्लभ है, लेकिन कोई न कोई इसे लगभग हर दिन बेचता है। उनमें से कुछ तो अभी भी ताज़ा होते हैं, उस व्यक्ति ने समझाया। ठीक है, सुझाव के लिए धन्यवाद, झांग शियाओहो ने सिर हिलाया। बच्चे, मुझे लगता है कि तुम सोल एसेंस की तलाश में हो। मेरे पास इसका स्रोत है। अगर तुम इच्छुक हो, तो मैं तुम्हें अच्छी छूट दे सकता हूँ। वैसे भी, एक बार सोल एसेंस बाजार में बिकने लगे, तो इसकी कीमत और भी बढ़ जाएगी, उस व्यक्ति ने कहा। क्या सच में? झांग शियाओहो ने खुशी से कहा। बियाई शहर से जैसी उम्मीद थी, उसे तुरंत ही आत्मा सार बेचने वाला मिल गया। यह उसकी किस्मत थी। आमतौर पर आत्मा सार केवल छोटे शहरों में नीलामी में ही मिलता है। बिल्कुल, लेकिन क्या आपके पास पैसे हैं? उस आदमी ने पूछा। हाँ, मेरे पास बिल्कुल पर्याप्त है। मेरे पास यहाँ 9 मिलियन है। 9 मिलियन? वो आदमी चौंक गया। पहली नजर में ईमानदार और नेक दिखने वाले उस लड़के के बारे में उसने फिर से विचार किया। हाँ, सही कहा। मैं 3 खरीदने की सोच रहा था, लेकिन मैंने सुना है कि एक साधारण सोल एसेंस की कीमत भी कम से कम 3 से 4 मिलियन होती है। जो थोड़े बेहतर होते हैं, उनकी कीमत लगभग 5 मिलियन प्रति पीस होती है। मेरे पास सिर्फ 9 मिलियन है, जो मेरे उपकरण बेचने के बाद बचे हैं। क्या आप मुझे 3 सोल एसेंस 3 मिलियन प्रति पीस के हिसाब से बेच सकते हैं? झांग शियाओहो ने पूछा। उस आदमी को अपने विचारों को इकट्ठा करने में कुछ समय लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि झांग शियाओहो जैसा साधारण, विनम्र दिखने वाला आदमी इतना पैसा अपने पास रखेगा। 3 ही ठीक रहेगा। ये सबसे अच्छा दाम तो नहीं है, लेकिन चूंकि आपको जल्दी लग रही है, मैं आपके लिए विक्रेता से संपर्क करने की कोशिश करूंगा, उस आदमी ने कहा। धन्यवाद। वैसे, मैं आपको क्या कहकर बुलाऊं? झांग शियाओहो ने कहा। मुझे दाजिन कहना ठीक है। ठीक है, धन्यवाद भाई दाजिन। आपके तो काफी अच्छे संपर्क हैं। मुझे नहीं लगता कि 3 आत्मासार प्राप्त करना आसान है। इसमें कोई शक नहीं। हा हा हा, वो आदमी जोर से हंस पड़ा। झांग शियाओहो दाजिन के पीछे पीछे एक जादू की दुकान में गई। ऊपर लटकी हुई थाली पूरी तरह से धूल से ढकी हुई थी। जादुई बाजार और नीलामी के अलावा निजी जादुई दुकानें भी थीं। इन दुकानों में मिलने वाली ज्यादातर चीजें उन जादूगरों से खरीदी जाती थीं जिन्हें दुकान मालिक व्यक्तिगत रूप से जानते थे। इनकी कीमतें बाजार और नीलामी की तुलना में थोड़ी कम होती थीं। कई शिकारी ऐसी दुकानों में अपनी किस्मत आजमाना पसंद करते थे,
क्योंकि विक्रेताओं को बेची जा रही चीजों की सही कीमत का पता नहीं होता था। इसके अलावा कीमत पर मोलभाव करना भी आसान था। दा जिन मुस्कुराते हुए ग्राहक को जादू की दुकान में ले आया। उसने ग्राहक को सामने लॉबी में इंतजार करने को कहा। दुकान में कोई ग्राहक नहीं था। वह काफी सुनसान लग रही थी, हालांकि अलमारियों पर जादुई वस्तुएं, उपकरण और कुछ जादुई अयस्क सजे हुए थे। दा जिन दुकान के पिछले हिस्से में गया और मालिक से बातचीत करने लगा, जिसका वजन लगभग 200 किलो तक पहुंच चुका था। 2 लाख से ज्यादा खर्च करके तुमने जो नकली आत्मा सार खरीदे हैं, उन्हें उसे बेच दो। उसके चेहरे को देखकर तो मुझे नहीं लगता कि वो फर्क पहचान पाएगा। वैसे भी अगर पहचान भी ले तो। ही दा जिन ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर वो मैजिक एसोसिएशन के लोगों को भी बुला ले तो भी कोई फायदा नहीं होगा। हम बस उस पर सोल एसेंस को ठीक से न संभालने का इल्जाम लगा देंगे, जिसकी वजह से ऊर्जा का रिसाव हुआ। ये हमारी समस्या भी नहीं है। हा हा हा। मोटे मालिक ने भी ठहाका लगाया और फिर कहा, जिन भी बेवकूफ अजनबियों से तुम टकराए हो, उन्हें मेरे पास जरूर लाना। कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। संक्षिप्त चर्चा के बाद मालिक तीनों नकली सोल एसेंस को बाहर निकालने चला गया। नकली आत्मा सार तत्व तो आत्मा सार तत्व ही थे, लेकिन उन्हें इकट्ठा करने की अनुचित विधि या उपयुक्त पात्र की कमी के कारण उनकी अधिकांश ऊर्जा नष्ट हो चुकी थी। वे अभी भी उपयोग करने योग्य थे, लेकिन उनका प्रभाव असली आत्मा सार तत्वों से बहुत अलग था। बाजार में आमतौर पर इन्हें बेचा नहीं जाता था, लेकिन जादू की दुकानों के मामले में ऐसा नहीं था। सामान तो मेरे पास है, हमें अपने पैसे दिखाओ। हमारी दुकान काफी छोटी है। अगर तुम हमसे झूठ बोलकर बिना पैसे दिए सामान ले जाओगे तो परेशानी होगी, मोटे ताजे दुकानदार ने घमंड से कहा। पैसा इस डायमंड कार्ड पर है। डायमंड कार्ड? क्या यह वही कार्ड है जिससे आप मैजिक एसोसिएशन या हंटर यूनियन में बिना पासवर्ड के पैसे निकाल सकते हैं? दा जिन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। डायमंड कार्ड का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े लेन देन के लिए किया जाता था, जिन्हें लोग अपनी पहचान से जोड़ना नहीं चाहते थे। ये चेक के समान था, और अवैध व्यापार करने का भी यह सबसे अच्छा तरीका था। सामान ले लो, मैं देख लेता हूं कि कार्ड असली है या नहीं, मालिक ने कहा। झांग शियाओ ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने उसे हीरे का कार्ड दे दिया ताकि वह उसकी पुष्टि कर सके, जबकि उसने आत्मा के सार से भरे तीनों पात्र प्राप्त किए और उनकी जांच शुरू कर दी। हालांकि जैसे ही उसने अपनी इच्छाशक्ति उनमें लगाई, उसे तुरंत कुछ गड़बड़ का पता चला। आत्मा के सार में कुछ गड़बड़ है, झांग शियाओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने उन्हें ठीक से संभाला नहीं, इसलिए उनकी ऊर्जा निकल गई, मोटे मालिक ने हैरानी भरे चेहरे से कहा। मेरा डायमंड कार्ड वापस कर दो। झांग शियाओ ने तीनों डिब्बे वापस कर दिए। डायमंड कार्ड? क्या आपको जादुई दुकानों में लेन देन के नियम नहीं पता? खरीदार हमेशा पैसे देने से पहले वस्तु की वैधता की जांच करता है। जब तक आप वस्तु की जांच नहीं कर लेते, मैं आपका कार्ड क्यों लूंगा? मालिक ने कहा। झांग शियाओ ने मुंह फुला लिया। उन्होंने मिलकर उसे फंसाने की साजिश रची थी। मालिक और दा जिन दोनों के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। दा जिन जैसा आदमी, जिसने कई तरह के लोगों से मिलने जुलने में काफी समय बिताया था, आसानी से समझ सकता था कि यह लड़का नौसिखिया है। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना अमीर हो जाएगा। वाह, क्या ही कहा। आजकल ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढना काफी मुश्किल है जिसे इतनी आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके।